नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सचिन कुमार और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी। आज हम खुलासा करने वाले हैं कि मीडिया के नाम पर कैसे देश को गुमराह किया जाता है, कैसे मीडिया के नाम पर किया जाता है उगाही का धंधा, कैसे देश की जनता की कमाई को लूटने वालों को बचाया जाता है और कैसे काले कारनामे करने वालों को मीडिया के नाम पर अंजाम दिया जाता है काले कारनामों को, कैसे काली कमाई को बचाने और धंधे करने वालों को पुलिस और कानून के शिकंजे से बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे पुलिस के अधिकारी सरकारी वकील और अदालतों के अपने पक्ष में करने का दावा किया जाता है, और कैसे रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, और कैसे पैसों पर कानून की धाराएं बदल दी जाती हैं। ये सब होता है मीडिया के नाम पर। यही नहीं, कैसे खुलेआम दी जाती हैं धमकियां, और कैसे ईमानदार पत्रकारों की पिटाई की साजिशें रची जाती हैं। ये सब कितनी आसानी से होता है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। साई प्रसाद ग्रुप की मीडिया की दुकान यानी न्यूज एक्सप्रेस के पत्रकारों की हरकतें देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम करेंगे इन सब का खुलासा, हर सच से उठाएंगे पर्दा और बताएंगे कि आखिर कैसा होता है मीडिया वाला गुंडा। क्या आप जानते हैं कि चिटफंडियों की मीडिया की दुकानों ने पत्रकार नहीं, मालिकाओं के चाटुकारों का काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि न्यूज एक्सप्रेस के पत्रकारों का असली कारनामा क्या है? चिटफंडियों के खिलाफ हमने छेड़ी है एक मुहिम। मीडिया की उस उगाही पर जो उगाही करने वाले हैं, फर्जिंग स्ट्रिंग पर ब्लैकमेलिंग का धंधा करने वालों के खिलाफ हमने जारी की है एक मुहिम। न्यूज एक्सप्रेस में पत्रकार नहीं गुंडे पलते हैं। पत्रकारिता के नाम पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी का खेल अगर कहीं होता है तो उस न्यूज चैनल का नाम है न्यूज एक्सप्रेस। न्यूज एक्सप्रेस चिटफंडियों की दुकान है। जनता की कमाई अवैध तरीके से डकार कर साई प्रसाद ग्रुप न्यूज एक्सप्रेस की दुकान चलाता है। इस काम में खुद बाला साहब भापकर ही अकेला नहीं है, उसकी पत्नी वंदना भापकर, बेटा शशांक भापकर भी देता है पूरा साथ। इन तीनों के खिलाफ दर्ज हैं आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामले। हकीकत में न्यूज एक्सप्रेस साई ग्रुप के चेयरमैन बाला साहब भापकर, उसकी पत्नी वंदना भापकर और बेटे शशांक भापकर का रक्षा कवच है। इसी चैनल की आड़ में ये तीनों अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैनल वन इनके नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। चिटफंडियों के खिलाफ चैनल वन की मुहिम जारी है। फरेब का धंधा करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। काली कमाई और काले चेहरे को उजागर करने की हमारी मुहिम जारी है। मीडिया को गुंडों और जालसाजों के चंगुल से आजाद कराने की हमारी मुहिम जारी है। बाला साहब भापकर और उसके खानदान यानी पत्नी वंदना भापकर और बेटा शशांक भापकर सालों से मीडिया का इस्तेमाल अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए करते रहे हैं। पैसे और पैरवी की ताकत का जमकर इस्तेमाल करना भापकर खानदान को खूब आता है। आखिर कैसे करते हैं मीडिया का इस्तेमाल, आज हम आपको दिखाएंगे। चिटफंडियों के खिलाफ हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक साई प्रसाद ग्रुप के काले कारनामों का पूरा खुलासा नहीं हो जाता। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक इसके कर्ता धर्ता बाला साहब भापकर, उसकी पत्नी वंदना भापकर और बेटा शशांक भापकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक मीडिया के नाम पर मालिकों के इशारे पर गुंडागर्दी करने वाले पत्रकारों को उसके किए की सजा नहीं मिलती। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक न्यूज एक्सप्रेस की दुकान बंद नहीं होती।
जनवरी महीने में साई ग्रुप के गोवा में सम्मेलन में साई ग्रुप के कर्मचारियों ने शिरकत की थी। इसमें न्यूज एक्सप्रेस के पत्रकार भी शामिल थे। मंच पर कंपनी के चेयरमैन और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। मालिक के सामने खड़े होकर उसके मुलाजिम उसे अपने वश में करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, वो सब इस सम्मेलन में हुआ। मालिकों की शान में कसीदे पढ़े गए, एक से बढ़कर एक दावे किए गए, अपने कारनामों का जमकर बखान भी किया गया और ऐसी ही कई चीजें देखने को मिली जिससे देखकर और आप सुनकर सन्न रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। न्यूज एक्सप्रेस के पत्रकार किस तरह से बाला साहब भापकर, वंदना भापकर और शशांक भापकर को खुश करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। पत्रकारिता को शर्मसार करने वाली अपनी हरकतें और कारनामों का किस तरह से बखान यहां किया गया है, वो सब आज हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। साईं प्रसाद ग्रुप कैसे करता है मीडिया का इस्तेमाल, कैसे उसके पत्रकार कंपनी के इशारों पर करते हैं अवैध काम, कैसे मीडिया को शर्मसार करने वाले कारनामों को देते हैं अंजाम, कैसे काले धंधों को साई ग्रुप देता है मीडिया की आड़ में अंजाम। छापेमारी के बाद न्यूज एक्सप्रेस के पत्रकारों का क्या है काम, कैसे मैनेज होती है पुलिस, कैसे पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की होती है खरीद फरोख्त, कैसे पत्रकारों को गुंडागर्दी दिखाने का दिया जाता है आदेश, कैसे प्रशासन न्यूज एक्सप्रेस के इशारों पर करता है काम, कैसे प्रसून शुक्ला, एसपी त्रिपाठी और हेमंत पाणिग्रही जैसे लोग देते हैं हर किस्म के अवैध काम को अंजाम। हमारे पास और भी कई सबूत हैं, कई दस्तावेज जिनका खुलासा हम समय समय पर करते रहेंगे। हमारे पास कई नामचीन पत्रकारों के कारनामों का काला चिट्ठा मौजूद है। बहुत जल्द हम इन सब का करेंगे खुलासा और ये बताएंगे आखिर कैसे ये फर्जी स्टिंग के जरिए करते हैं ब्लैकमेलिंग का धंधा। ऑपरेशन मीडिया के नाम पर देते हैं पूरे देश को धोखा। हमने चुनौती दी थी ऑपरेशन मीडिया के नाम पर किए गए फरेब को, लेकिन आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला न्यूज एक्सप्रेस की ओर से। बाला साहब भापकर साईं ग्रुप का चेयरमैन। बाला साहब की पत्नी वंदना भापकर भी कंपनी की डायरेक्टर है। बेटा शशांक भापकर भी डायरेक्टर है। इन तीनों की मीडिया की दुकान है न्यूज एक्सप्रेस। हमारे पास हैं सारे सबूत और बहुत सारे सवाल। हमने इन सारे सवालों का जवाब साईं ग्रुप से मांगा, क्योंकि हम बगैर वर्जन नहीं चलाना चाहते कोई खबर। इसलिए हमने साईं ग्रुप से 1 अप्रैल को पूछे 16 सवाल। दो अप्रैल को 9 सवाल, 3 अप्रैल को 8 सवाल, 4 अप्रैल को पूछे 15 सवाल, 6 अप्रैल को पूछे 19 सवाल और 9 अप्रैल को पूछे 6 सवाल। यानी 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच हमने साईं ग्रुप से पूछे कुल 73 सवाल। ये सारे सवाल हमने मेल के जरिए पूछे। लेकिन साईं ग्रुप ने आज तक हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
तो आप सबने फिल्मों में अपराधियों, माफियाओं, सरगनाओं को बहुत सारे अड्डे बनाते हुए देखा होगा। आपको यह भी पता होगा कि किस तरह से माफियाओं और बड़े डॉन के अड्डे पर उसके गुर्गे एक इशारे पर तमाम कारनामों को अंजाम देते हैं। दुश्मनों को किस तरह से खतरनाक साजिशों की ट्रेनिंग दी जाती है। जनवरी महीने में गोवा में आयोजित एक ग्रुप सम्मेलन में नजारा कुछ ऐसे ही देखने को मिलता जुलता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां किसी के हाथों घातक हथियार नहीं थे, इनके पास था मीडिया का माइक। कानून और कानून को तोड़ने वालों को नुक्ते पता थे किस तरह से इन नुक्तों को तोड़ना है, और ताकत थी। इरादे सबके ऐसे थे मानो जिस तरह से वो कोई नेक काम करने जा रहे हैं। कानून की धज्जियां इन सब ने उड़ाई। साई ग्रुप के कारनामों को छिपाने के लिए जेल में बंद अपने साथियों की साजिश रची गई। उन्हें बाहर करने के तमाम मंसूबे भी बनाए गए। मंच पर बैठे हैं साई ग्रुप के बड़े बड़े ओहदेदार। बाला साहब भापकर, उसका बेटा शशांक भापकर, और सामने बैठे हैं उसके मुलाजिम। इन मुलाजिमों में पत्रकार भी हैं और तरह तरह के पेशेवर भी। हमारे पास पूरे 3 घंटे 17 मिनट की सीडी है। इस सीडी में यहां होने वाली हर कार्यवाही दर्ज है। हम आपको दिखाएंगे कि 3 घंटे 17 मिनट के दरमियान साई ग्रुप के गुर्गे अपने मालिकों को खुश करने के लिए क्या क्या कह रहे हैं। सब एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली अपनी कारगुजारियों का बखान पूरी अकड़ और शान से कर रहे हैं, जिसे देख सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यही सब करना इनका असली काम है। इनमें से कई नकली पत्रकार हैं, नकली पेशेवर हैं। इनका एक ही काम है, एक ही मकसद, और वो है भापकर खानदान की सेवा करना, उसे हर संकट से बचाना, और इस सबके बदले जनता की कमाई का बहुत सारा पैसा इन सब पर लुटाया जाता है। जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी जितनी पैरवी है, जो जितना बड़ा काम करता है, जनता की लूट के माल का उसे उतना बड़ा हिस्सा मिलता है। इसलिए गोवा में जुटे साई ग्रुप के सारे मुलाजिम अपने अपने कारनामों का जमकर बखान करते हैं। किसी को न कानून का डर है, न समाज का, और न ही देश का। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले चिटफंडियों का असली चेहरा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, यह जानकर कि इस चिटफंडिये के गुर्गे कितने खतरनाक हैं। बाला साहब भापकर और उसकी न्यूज एक्सप्रेस कंपनी, वही गोरख धंधा, वही काला खेल जो एक मीडिया संस्थान के नाम पर चलाया जा रहा है, उस पर डिस्कशन करने के लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं तमाम अपने मेहमानों का तारुफ पहले करवा देता हूं कि मेरे साथ इस चर्चा में कौन कौन शामिल होने वाला है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा निलोय दास गुप्ता जी का, वकील है पेशे से। दूसरे नंबर पर मैं स्वागत करूंगा मनोहर मनोज, अध्यक्ष भारतीय पत्रकार संगठन से है मेरे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उसके बाद डॉक्टर पीके चौबे, अर्थशास्त्री, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं चर्चा के लिए। उसके बाद मैं स्वागत करूंगा मनोज वर्मा साहब का, जो राजनीतिक संपादक हैं, और मेरे साथ मेरे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग साहब भी मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप जाइएगा कहीं मत। आज न्यूज एक्सप्रेस जिस तरीके से अपने फर्जी कारनामा को अंजाम देता है, उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और जानेंगे असल सच है क्या।
चर्चा के बाद आपसे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा जारी है। मीडिया वाला गुंडा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस किस तरीके से अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। हम अपने ग्रुप एडिटर साहब राजीव रंजन नागी से पूछना चाहेंगे, राजीव जी, एक तरफ तो न्यूज एक्सप्रेस फर्जी ऑपरेशन मीडिया चलाकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश करता है और बाकी मीडिया संस्थान को यह बताने की दर्शाने की कोशिश करता है कि किस कदर उनका मॉरल गर्त में जा चुका है। जबकि अगर देखें तो स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। न्यूज एक्सप्रेस खुद ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी और कहें तो जबरन वसूली जैसे धंधों में लिप्त है। जिस तरीके से आगने वाले वीडियोस में भी आप देखेंगे, हम ये जानना चाहते हैं आखिर कौन सी मिसाल न्यूज एक्सप्रेस पेश करना चाहता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये साईं ग्रुप का दायरा और करप्शन और आपराधिक प्रवृत्ति जिस तेजी से फल फूल रहा है, वो अपने आप में मीडिया हाउस के लिए एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो, सेबी हो, या कंपनी लॉ बोर्ड हो, या फिर जो जांच एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसियां, सबकी नज़र इस कंपनी पर है। और निश्चित तौर पे न्यूज एक्सप्रेस की आड़ में यह चिट फंड कंपनी देश में जो निर्दोष लोग हैं उनको निशाना बनाती है, उनका शोषण करती है और उनसे पैसे लेकर के ये दूसरे धंधे में इन्वेस्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पे इसकी एक थॉरो जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये अकेली मीडिया कंपनी नहीं है जो ऐसा करती है, और भी मीडिया कंपनियां हैं जो इस तरह के धंधे में शामिल हैं, चाहे वो सहारा हो या पर्ल ग्रुप हो। तो निश्चित तौर पे मीडिया के आड़ में इस तरह के धंधे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को और सक्रिय होना होगा। ठीक है साहब, मैं एक सवाल जो है मैं पूछना चाहूंगा। मनोहर मनोज जी मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय पत्रकार संगठन के। मनोहर साहब, हिंदुस्तान की आवाम जो है आंख बंद करके विश्वास करती है, उसको इतना विश्वास है कि मीडिया जो कह रही है वो सही है। मीडिया के अंदर जितने भी तमाम चीजें दिखाई जा रही है उसके ऊपर विश्वास है। उसको चौथा स्तंभ कहा गया है मीडिया को देश के अंदर। ऐसे में इस फर्जीवाड़े का, इस ब्लैक का पूरा मैजिक, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, इस ब्लैक मैजिक का असर हिंदुस्तान की आवाम पे क्या पड़ने वाला है? देखिए, मीडिया पर जैसे आपने कहा कि आवाम विश्वास करती है, दरअसल मीडिया चीज ही ऐसी है, मीडिया अपने आप में ऐसी एक गरिमामय सेक्टर है। लोकतंत्र का वह एक अनऑफिशियल चौथा अंग होते हुए भी इतना ज्यादा ऑफिशियल है कि देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या तमाम जो धड़े हैं वो अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने वोटर्स, अपनी आइडियोलॉजी को कैटर करते हैं। लेकिन मीडिया जो है वो उनसे अलग, जो निरपेक्ष जनता है, जो आम जनता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो मीडिया को जो आज जो सारे सवाल उठ रहे हैं, पहले भी उठे थे। आज एक चैनल उस पर आरोप लगाता है, वो चैनल इस पे आरोप लगाता है। जैसा कि राजीव रंजन नाग जी ने जिनका नाम लिया, मैं तो ये कहता हूं कि जितने मीडिया हाउस हैं या जितना जो हमारा ये मीडिया कर्म चल रहा है, यह मीडिया हमारी एक लोकतंत्र की जरूरत है, एक अपरिहार्य जरूरत है। आज हमारे समाज की जो है तमाम प्रोडक्ट्स की तरह सुबह से लेकर शाम तक हमें तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। मीडिया उसमें एक अभिन्न हमारी आवश्यकता हो चुकी है। मनोहर साहब, आप जो है बिल्कुल आपके बाद एक सवाल मैं थोड़ा सा दिमाग में है मेरे, मैं वो पूछना चाहूंगा, आप बखूबी माशाल्लाह जवाब देंगे उसका। देखिए, आपने कहा कि मीडिया जरूरत है, हिंदुस्तान की भी जरूरत है और समाज की भी जरूरत है, वो बात ठीक है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा जो है, मीडिया के नाम पर गुंडागर्दी, तमाम चीजें, ये सही नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे जो भूमिका देने का मतलब था कि जो मीडिया के क्षेत्र में जितने मुद्दे हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी विरूपताएं हैं, जितना समाज, लोकतंत्र और देश के एंगल में मीडिया में जितनी कमियां दिखाई देती हैं, हमें उसका मूल समाधान ढूंढना पड़ेगा। हम जो है मीडिया के पब्लिक डोमेन में उन्हीं चीजों की चर्चा करते हैं जो एक ऊपरी उसका आवरण होता है। हमें गहराई में उन तमाम तत्वों की विवेचना करनी पड़ेगी जो उन तत्वों के लिए जो कारण है, जो उसके कॉमन फैक्टर है। ये जानना चाहेंगे तो ऐसी नौबत क्यों आती है? देखो, मीडिया में जो चर्चा मीडिया को लेकर चलती है कि हमें आजादी दे दो, हमें स्वतंत्रता दे दो। क्या मतलब है स्वतंत्रता का? दुनिया में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो नियमन के दायरे से बाहर हो। हम कभी भी इस बात को नहीं मानते कि मीडिया नियमन के दायरे से बाहर रह करके अपनी तरक्की कर सकता है। नियमन का मतलब यह नहीं है कि मीडिया को जो है कंट्रोल किया जाए। नियमन का मतलब यह है कि मीडिया का एक व्यापक दायरा बड़े तरीके से जो है रेगुलेट किया जाए। देखिए मनोहर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, देखिए हमारा जो चैनल है
चैनल वन न्यूज। इसके चेयरमैन साहब जो है जहीर खान साहब, बार बार वो इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहे हैं, लेकिन उन पे इल्जाम लगने हैं जो गंदगी साफ करेगा उसके हाथ गंदे होने हैं, जाहिर सी बात है। मैं आना चाहूंगा वकील साहब की तरफ। वकील साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहुत हमने मीडिया का रंग भी देख लिया, मीडिया के तमाम इल्जामात देख लिए, तमाम सवालात देख लिए, जवाब देख लिए, आखिर लीगल चीजें क्या हैं इसके अंदर? आपको हक नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान आपको यह इजाजत नहीं देता कि आप किसी को मारने की बात करें या आप किससे रिश्वतखोरी करें, आप उससे रिश्वत लें किसी न्यूज को दिखाने के लिए। देखिए, किसी को इंडिया के अंदर ये अधिकार नहीं है कि किसी और को धमकी दे या किसी से जबरदस्ती काम करवाए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 पिलर्स हैं, सभी को पता है। उसमें एक जुडिशरी है, और जिस तरह का माहौल आ गया है या जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसी को भी किसी को धमकी देने का अधिकार नहीं है। मीडिया की तो बात छोड़ो, किसी भी सिटीजन को नहीं है। अगर कोई करता है तो उस पर वो बन जाता है काबिल। वकील साहब, यहाँ हम के लिए आपको थोड़ा सा एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। चैनल वन के और लेमन टी के जो चेयरमैन हैं जहीर अहमद साहब, हमेशा से जितने भी चिट फंडियां हैं, चाहे वो सहारा हो चाहे वो न्यूज एक्सप्रेस हो, हमेशा से अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। और इसी वजह से यही कारण है कि वो न्यूज एक्सप्रेस जैसे लोग जो है, न्यूज एक्सप्रेस की संस्था है, साईं प्रसाद ग्रुप जैसा जो भापकर खानदान है जो वो चला रहा है, उसने न्यूज चैनल को बदनाम करने के लिए खुद को पाक साफ साबित कर लिया ऑपरेशन मीडिया चलाकर। लेकिन जहीर अहमद साहब जो जैसे नामचीन लोग जो जिस तरीके से समाज सेवा के लिए आगे आए हैं, देश की जनता को जो चिटफंडी उनसे बचाने के लिए आगे आए हैं, उन पर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि वो किस तरीके से देश की मासूम जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, वो एक नेचुरल क्या उन पर कोई कानून की शिकंजा कसा जाएगा कि नहीं? 100%। अभी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और ये जो हो रहा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश है। थोड़ा तफसील से जानना चाहेंगे क्या कहता है कानून ऐसे लोगों के बारे में। देखिए, ये लोग चीट फंड चला रहे हैं, चीट फंड में इरेगुलरिटीज हुए हैं, जो चाहे सत्यम ग्रुप हो चाहे सहारा हो, बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, ये सबको पता है। इस ग्रुप के खिलाफ जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं जी ऑफ गोवा जी, उन्होंने ऑफिशियली कंप्लेन फाइल किया सेबी को, जी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। इन्होंने ऑफिशियली कंप्लेन किया कि इन लोगों ने जो अपना चीट फंड कार्यक्रम चला रखा है इसके अंदर इरेगुलरिटीज हो रहे हैं। इस कंप्लेन को बाकायदा रिसीव किया गया और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। इन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा जिसका जवाब इनको मिला नहीं। देयर आफ्टर सेबी ने एक केस डिसाइड किया जो जुलाई 2013 में इनके खिलाफ गया। एक लंबा चौड़ा जजमेंट पास किया सेबी बोर्ड ने। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके एसेट्स हैं उसको आप बेचेंगे नहीं, किसी और को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आप क्रिएट नहीं करेंगे, और 3-4 उन्होंने कंडीशंस दिए उसके साथ, क्योंकि इनके जवाब जो थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। इन्होंने आईटीआर रिटर्न्स मांगे, इन्होंने इनका अकाउंट्स ऑफ बुक्स मांगे, इन्होंने फर्निश नहीं किए, और जो दिए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो जजमेंट इनके खिलाफ आया। जजमेंट इनके खिलाफ आने के बाद ये तय हो गया कि जो स्कीम ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, किसी दूसरे स्कीम के नाम से पैसा हड़प कर रहे थे, तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया। जब ये एस्टेब्लिश हो गया तो जब उसके बाद अपना बचाने की सारी कोशिश चीजें साफ हो गई, तो फिर अब तक उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या शासन और प्रशासन को जेब में रखने का जो दावा वो करते हैं, क्या वो किसी हद तक सही है? अब जेब में रखने का वो कितना हद तक करते हैं ये तो हमने पता नहीं किया है। चलिए वकील साहब, मैं जो राजनीति संपादक है हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज वर्मा साहब मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत जो है जिस तरह से गुंडागर्दी देखने को मिली है, मीडिया संस्थान के ऊपर लोगों का भरोसा आखिर टूट सा गया है, और वो यही वजह है कि न्यूज एक्सप्रेस जैसे धोखेबाज चैनल और उसके अंदर जो परिवार जो उसको चलाता है, अपने इनकम की, अपनी पूंजी का जो जरिया बनाया हुआ है उसने, ये उसी की वजह है। मैं आना चाहूंगा मनोज वर्मा, आपके पास आना चाहूंगा। मैं राजनीति गलियानों की अगर मैं बात करूं तो मीडिया के अंदर वो ताकत है, वो जुनून भी है, जज्बा भी देखने को मिला है कि वो तमाम गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। अगर कुछ गलत हो रहा है वो जनता के साथ उतर सकती है।
लेकिन यहां पर किस तरह की रोक लगनी चाहिए और राजनीतिक गलियारों में आखिर इसका फर्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि साख का सवाल है ये पूरी मीडिया की, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मीडिया की साख का सवाल है। और जिस तरह से साईं प्रसाद ग्रुप के कारनामे सामने आ रहे हैं और जो कुछ हम लोगों ने वीडियो फोटोज में देखा है, वो निश्चित रूप से समस्त पत्रकारों के लिए, पूरे मीडिया जगत के लिए हैरान करने वाला ही है। जी जरूर। इतना ही नहीं, देश की जो संस्थाएं हैं, जो न्यायपालिका है, जो प्रशासन है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसके लिए भी ये चिंता का एक विषय है, सोचने का विषय है कि आखिर देश में मीडिया किस तरफ जा रहा है और मीडिया का ये किस प्रकार से उपयोग अपने धंधों के लिए हो रहा है। ये आज मुझे ताज्जुब हो रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी को मैं याद कर रहा हूं और तमाम पत्रकार जिन्होंने आजादी के समय एक मिशन के तौर पर पत्रकारिता को अपनाया था, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आज मीडिया वाले गुंडे पे चर्चा कर रहे हैं हम। यह बहुत ही दुखद है इस देश के लिए, पत्रकारों के लिए दुखद है कि अगर इस तरह से मीडिया वाले गुंडे पैदा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है ये। बिल्कुल, चलिए चर्चा जारी रखेंगे, हम तमाम बातें देखेंगे कि आखिर इस तरह की चीजें अगर हिंदुस्तान की आवाम के सामने आ रही हैं तो आखिर क्यों आ रही है, क्योंकि ये मीडिया की साख का सवाल है। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, आप रिश्वतखोरी नहीं कर सकते, आप किसी को मारने की धमकी नहीं दे सकते। हिंदुस्तान के संविधान में यह नहीं लिखा कि आप किसी की आजादी का हनन करें। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब तक आपने सारे गुंडे देखे होंगे, खूंखार बदमाश भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको गुंडों के बारे में बताएंगे। बंदूक से नहीं, बल्कि ये गुंडे डराते हैं, धमकाते हैं और अपनी पहुंच बनाते हैं कि हम सीएम के पास जाएंगे, हम डीएम तक जाएंगे। अपनी जेब में हिंदुस्तान के कानून को रखते हैं, मीडिया की बदौलत अवैध रूप से कमाए गए पैसों को बचाते हैं। मीडिया की आड़ में एक नहीं बल्कि अनेकों धंधे जो कि अवैध कहलाते हैं, उनको अंजाम दिया जाता है। दिखाएंगे कि आखिर उस जालसाज, उस फरोज और उस तमाम जिसके ऊपर इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं और सच भी हैं, उसका आखिर असली चेहरा क्या है। देश भर में जालसाजी और दिल्ली में मीडिया की दुकान चलाने वाले साईं प्रसाद एंड कंपनी ने दिल्ली से दूर गोवा को मीटिंग के लिए अपना ठिकाना चुना। बंद कमरे में अपने सिपह सालारों के साथ भापकर एंड सन्स ने उस मीटिंग को उड़ान नाम दिया। चार दीवारी के भीतर सारे सिपह सालार दुम हिलाते हुए अपनी काली करतूतों का खुलासा करते रहे। सिपह सालार मालिक के सामने अपने काले कारनामों का ऐसा बखान कर रहे थे जैसे कि देश के लिए कोई तीर मारा हो। सभी अपनी शेखी बघार रहे थे। उन्हीं सिपह सालारों में एक हैं प्रसून शुक्ला, जो अपने कानूनी दांवपेच और बड़ी सेटिंग करने में माहिर हैं। प्रसून जी ने मालिक को खुश करने के लिए अपनों से भरी मीटिंग में वो सब राज खोल दिए जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रसून शुक्ला ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। ऊपर के लेवल पे बात हो गई है, इस बात को कहीं इस कमरे से बाहर मत ले जाइएगा। शुक्ला जी हर चतुराई में तो कामयाब रहे। उन्हें मालिक के सामने टीआरपी भी मिल गई, लेकिन जिससे वो बचना चाहते थे वही हो गया। बात कैमरे के जरिए कमरे से बाहर आ गई। लेकिन शुक्ला ने यह नहीं बताया कि आखिर कितने में मैनेज किया था। कौन था वो शख्स जिसके ईमान को साईं प्रसाद के गुर्गों ने पैसे की बदौलत खरीद लिया था। जनता जानना चाहती है उस गद्दार का नाम। दरअसल केस इतना पेचीदा था, आरोप इतने संगीन थे, जिसके लिए शुक्ला को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। इस डायरी में जो लिखा है वो गलत है। ये सारी चीजें होने के बाद भी मैंने कहा कि आप लोगों की दम करिए, वो हो जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा। प्रसून शुक्ला जैसे माहिर खिलाड़ी जो बाला साहब भापकर के साथ मौजूद थे। साथ ही काली करतूतों को छिपाने के लिए जनता से ठगकर इकट्ठा किया गया भापकर का बेशुमार पैसा। तब तो बचने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा दिया। इस मैनेजमेंट का दबाव था, किसी भी कीमत पे कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसको तुरंत बाहर निकालो। पैसे अंधाधुंध बांटे गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सही तरीके से केस को परसू नहीं किया गया था। प्रसून जी का दावा है कि केस को सुलझाना सबके बस की बात नहीं थी।
काली करतूतों को छुपाना आसान नहीं होता, तभी तो शुक्ला जी को ये केस दिया गया। इसलिए तो ये कंपनी के सबसे चहेते भी हैं। मुझे कमान दी गई, जब भी साहब के सामने 2 बार बात हुई थी, मैंने बोला था कि अगर कानपुर वाले मामले को स्पेशली नहीं टेकल किया गया तो ऐसा ना हो जाए मंत्रालय की जगह ये जिले स्तर पर दिक्कत आनी शुरू हो जाए। जिसका डर था, अंदेशा था, वही हुआ भी। हालांकि इस कंपनी में कुछ एकाध जमीर वाले शख्स भी काम करते थे, लेकिन कंपनी का सीधा फंडा है कि वो जिसे काम पर रखते हैं उन्हें उनकी काली करतूतों पर पर्दा डालने का मादा होना चाहिए। तभी तो अपने एक कर्मचारी को इस गंदे खेल में हिस्सा नहीं लेने की वजह से भरी मीटिंग में दंडित करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को संभालने के लिए वहाँ के ब्यूरो चीफ राजकुमार जी का नाम था, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की, उन्होंने मदद नहीं की। कर सकते थे, इच्छा नहीं थी। इच्छा क्यों नहीं थी? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। एक तरीके से मोहतंत्र में फंसे थे, मुझे क्या मतलब है। ऐसे लोगों को सर दंडित करना जरूरी है। हाँ भाई, भापकर एंड कंपनी में काम करना है तो उनकी काली करतूतों को छिपाने के लिए प्रसून शुक्ला जैसा काम करना होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। सबसे अहम बात जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या हमारे न्याय प्रणाली में ऐसे भी लोग हैं जो बिकते हैं और भापकर जैसे लोग उसे खरीद लेते हैं। पैसों के बल पर केस की तारीख से लेकर फैसला तक बदलवा लेते हैं। प्रसून शुक्ला ने जज को भी मैनेज कर लिया था, सेटिंग हो गई थी, केस की तारीख बदलवा ली, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी भनक बार काउंसिल को लग गई। काफी हो हल्ला हो गया, जज को केस की सुनवाई की तारीख को कैंसिल करना पड़ा। 22 मई के बाद जब पहले सुनवाई की बात हुई, कुछ कोशिशों से ऊपर के लेवल से कोशिश करके मैनेज किया गया किसी तरीके से, तो बार काउंसिल में हल्ला मचाया गया, जिसको सबको बताया गया था कि उसने कहा कि पैसे लेके पहले सुनवाई हो रही है। 600 केस होली के समय में पेंडिंग है, वो पहले कैसे सुनवाई हो सकती है? जिस जज साहब के यहाँ सुनवाई थी उन्होंने कैंसिल कर दिया। पहले से पेंडिंग था तो इस केस की सुनवाई पहले से कैसे हो सकती है? जिस जज के यहाँ सुनवाई थी उन्होंने कैंसिल कर दिया। सवाल यहाँ भी वही है, शुक्ला जी कौन थे वो जज जिसे आपने मैनेज कर लिया था? किसने बदल दी थी केस की तारीख? कौन है आपके फेवर का जज? प्रसून शुक्ला की पहुंच इतनी ही नहीं थी, ये न केवल काले कोर्ट को मैनेज कर सकते हैं बल्कि खाकी को वश में करने की भी कुव्वत रखते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए शुक्ला जी की शेखी। मेरे आने से पहले पुलिस ने तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट की। एक FIR हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीसरे के बाद तो सब चौथा नहीं हुआ। पुलिस, JP यादव जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आने के बाद क्या पुलिस ने कभी किसी को और को अरेस्ट किया, किसी को परेशान किया? विजय जी आपने कहा था कि यहाँ क्या पुलिस आई थी, SSP क्या आप बैठे थे? आप भी SSP क्या सुपाल जी बैठे थे? इन लोगों के बेखौफ गुंडागर्दी करने के पीछे की ताकत क्या है वो तो आप जान ही गए। मीडिया को ये अपना सबसे ताकतवर असलहा मानते हैं। मीडिया के कारण एक बड़ा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, मिल रहा है नहीं? बड़े बड़े अधिकारियों को कैमरे का खौफ दिखाकर रौब जमाने वाले भापकर एंड सन्स ये भूल गए उनके इस कार्यक्रम को भी कैमरे ने कैद कर लिया। कमरा बंद जरूर था लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कैमरा ऑन है। लंबी जद्दोजहद के बाद ये वीडियो वहां से निकलवाया गया ताकि साईं प्रसाद के काले कारनामों को आप तक पहुंचाया जा सके। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चैनल 1 न्यूज। जी हां, जरूर जानना चाहेगा चैनल 1 और देश की पूरी जनता भी जानना चाहेगी जिस तरीके से शेखी बघार रहे थे प्रसून शुक्ला साहब, आखिर वो जज साहब हैं कौन? कौन है वो SSP जिनको वो मैनेज करने की बात अपने कार्यक्रम के दौरान कर रहे थे? जरूर जानना चाहेगी देश की जनता। फिलहाल डॉक्टर चौबे हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर चौबे, मैं आपको बता दूं, देश की जनता को वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर चौबे, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देश में आए दिन ये चिट फंड की कंपनियां पैसों का हेरफेर करती हैं, देश की इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ता है? खासतौर से जैसे आपने कहा कि चिट फंड की कंपनियां अगर ठीक से चलती हैं और एक्सप्लॉइट नहीं करती हैं तो वो छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं।
पर दुर्भाग्य से हमारे देश में जिन कंपनियों के कारनामे उजागर हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि वो जिस काम को उन्हें करना चाहिए था, जिससे अपेक्षा थी, वो काम उन्होंने नहीं किए हैं। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात मुझे जो लगती है इस पूरे एपिसोड में कि ख़ास तौर से चूंकि आपने चिट फंड कंपनियों के विषय में मुखर होकर के अपने प्रश्न उठाए हैं, तो जी चिट बिल्कुल, फंड क्योंकि कंपनी देश की जनता का गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इससे लेना देना है और चैनल वन देश की जनता से पूरा सरोकार रखता है, इसलिए हम इन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे कैपिटलिस्ट अपना एक ग्रुप है वो जो अपने पत्रकार के भी एक विंग चलाते हैं, लेकिन वो शायद उनका उद्देश्य हो सकता है किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना हो, पर किसी गुंडागिरी करना या किसी को ब्लैकमेल करना या उस तरह के कामों से उसका सरोकार नहीं होता, या फिर पैसों का हेर फेर करना, जालसाजी करना, वो एक साइड विंग है सोशल सर्विस के रूप में। जैसे बहुत सारे एनजीओ हम साथ में चलाते हैं और उनसे कुछ काम लेते हैं, तो उस तरह की वो बिजनेस है जिसमें वो सोशल सर्विस करते हैं। एक बात जो मुझे नज़र आती है कि जो ये पत्रकार जिनका आप जिक्र, जो भी नाम है उनके, ये पत्रकार नहीं है, एम्प्लॉयज़ हैं, पत्रकार नहीं है। पत्रकार तो केवल एक कोई भी कागज़ ले लीजिए, बहुत सारे टीचर्स हैं, नाम होता है, टीचर नहीं होते, तो उसी तरह से ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार की अपनी जो एक फॉल इन लाइन वाली जो बात है वो नहीं होती। अगर वो फॉल इन लाइन वाली बात होती तो हमें इमरजेंसी का समय याद है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो उनके ऊपर बंधन था और सारे अखबारों ने ब्लैंक एडिट पेज जो है ब्लैंक रखा था, सारे अखबारों ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो दुख तो इसी बात का है कि ऐसे मीडिया संस्थान इन इथिक्स को भूल गए और अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे मीडिया संस्थान को, सारे मीडिया महकमे को, सारे जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको शर्मसार करते हैं। हाँ। लानत है इस बात पे, तो और शर्मसार है हम भी इसी को उनकी आगे इस चीज बढ़ा पे। कर ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने चौथे स्तंभ की बात कही है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पर आदमियों का, जनता का भरोसा है जी। और वो चेक एंड बैलेंस जो जनता सोचती है कि स्टेट के बाहर से स्टेट को कंट्रोल करने के लिए आ सकता है, तो उसमें दो बातें आती हैं। एक तो होता है इथोस, पत्रकारिता का इथोस क्या है, और दूसरा आता है जो बाहर से है वो एथिक्स क्या है, यानी सोसाइटी कुछ आपसे उम्मीद करती है। एक हम अंदर अपने से उम्मीद करते हैं और एक होता है कि बाहर से सोसाइटी हमसे क्या उम्मीद करती है, और तीसरा होता है कानून का दायरा, जिसकी बात नीला जी ने की है। तो ये तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं कि पत्रकारिता का इथोस हमारे पास है या नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी भी आदमी को पत्रकार बनने के लिए जो अपेक्षाएं, आपको अपने से कुछ करनी चाहिए। टीचर बनने के लिए आपको अपने से कुछ अपेक्षाएं करनी चाहिए। जज बनने के लिए आपको अपने से कुछ अपेक्षाएं करनी चाहिए, रादर देन कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है और वो है पैसा कमाना। अगर वो बात है तो फिर हमारे ख्याल से एक कविता मुक्तिबोध की थी जो हम यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं जी, पराया माल अपना। जी, बिल्कुल जी, सही, सरोकार पूरा आपके साथ है हमारा डॉक्टर चौबे। मुझे तो लगता है कि देश की जनता को लगता है कि न्यूज एक्सप्रेस साई प्रसाद ग्रुप का सिर्फ एक ही सपना है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। सबसे बड़ी बात तो है सचिन कि जी, हिंदुस्तान का जी। हिंदुस्तान का मैं आऊंगा चौबे साहब आपके पास, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन हिंदुस्तान की तकदीर, वकील साहब कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी है कि शायद उसको इसी तरह के लोगों से पाला पड़ता है। वो नहीं चाहते, ये दर्शक हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दूंगा कि हम एक ऑपरेशन चलाए हुए हैं। ये ऑपरेशन है देश के उन तमाम दुश्मनों के खिलाफ, मीडिया के उन तमाम कलंकों के खिलाफ जो मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। हमने उस कैमरे से, उन कैमरे वालों को ही बेनकाब करने की कोशिश की है जो धमकी देते हैं, कैमरे के आड़ में चलाते हैं गोरख धंधा, जो माइक आईडी से बंदूकों का काम करते हैं। मैं वापस आना चाहूंगा अपने ग्रुप एडिटर के पास में। एक मुद्दा बड़ा गंभीर यहां पर आया हुआ है। अभी बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, पैसे का लेन देन बिगड़ जाता है। हमने कानूनी तौर पर हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक हमने सलाह ली, राजनीति के लिए भी गड़बड़ मामला है ये, और मीडिया के लिए गड़बड़ है। लेकिन मैं ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आखिर जज जो सामने आया, जज का नाम, डीएसपी का नाम सामने आया, सेटिंग वाली बात जो चल रही है, आखिर ये सेटिंग करने वालों के नाम उजागर क्यों नहीं हो रहे हिंदुस्तान की जनता के सामने? एक छोटा सा एक्सीडेंट पूरी दिल्ली को हिला सकता है, एक छोटा सा दुर्घटना पूरे देश को हिला सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। आखिर वो बिकाऊ जज हैं कौन? एडिटर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये सवाल बहुत बड़ा है जनता के लिए भी और बाकी हिंदुस्तान के आवाम के लिए भी। नहीं, निश्चित तौर पे पैसे के बल पे जुडिशरी, प्रशासन, पुलिस, अदालत जिस तरीके से उसको ये संबोधित कर रहे हैं और ये जिस भरोसे के साथ ये कह रहे हैं कि 3 एफआईआर के बाद चौथा एफआईआर क्यों नहीं हुआ, वो गिरफ्तार होने से बच के हो गया क्योंकि हमारा प्रभाव था, हमने पैसे दिए।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पर निलय अधिक बात बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जुडिशरी को भी अपने काबू में करने की जो कोशिश की जाती है पैसे के बोते, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खतरनाक मामला है। और अपने आप में गंभीर अपराध भी है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, जो ये बातें कह रहा है वो महज 20-22 साल का एक युवा है जो कोर्ट को अपने काबू में करने की बात पब्लिकली कह रहा है, और उसको इस बात का डर भी है कि अगर यह बात बाहर गई तो शायद उनकी समस्या बढ़ सकती है। लिहाजा वो कहता है कि ये आपस की बात हो रही है, ये बात इस हॉल के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पे कुल मिलाकर के पैसे के बोते इस तरह की चिटफंड कंपनियां शासन को खरीदने का दावा करती है। अब मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वह जज कौन है, वो एसएसपी कौन है जो इनके पूरे मामले को संरक्षण दे रहा है। चलिए नाथ साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कहते हैं ना कि किसी को सबूत जो है आपको सामने रखने पड़ेंगे, गवाह और सबूतों के बिना अदालत भी कोई फैसला नहीं देती। हमने काम कोई ऐसा नहीं किया है, हमने काम पूरा सबूतों के साथ किया है। हमने दिखाने की कोशिश की है कि आखिर ये मीडिया वाले गुंडे देश की आवाम को उनके साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। वो मैं आरोप में आपको दिखाता हूं किस तरह से क्या क्या आरोप उनके ऊपर लगे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर ये मीडिया वाला गुंडा चाहता क्या है। ये अजगर हिंदुस्तान की आवाम के सामने फन उठाकर क्यों खड़ा है, इसको किस तरह से कुचला जा सकता है, क्योंकि ना ये समाज के लिए अच्छा है, ना ये मीडिया के लिए अच्छा है, और ना ही ये हिंदुस्तान की आवाम के लिए अच्छा है। तमाम मीडिया इंडस्ट्री को शर्मसार कर देने वाला एक मीडिया हाउस है गंदी मछली। किस तरीके से अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती है, उसका एक हम आपकी मिसाल अभी आपको पेश करते हैं आपके सामने। और कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया, तो देखिए जरा ये पैकेज। नाम साईं का, काम फरेब और जालसाजी का। साईं प्रसाद करता है फरेब का धंधा, सेबी के आदेशों की नहीं करता है कोई परवाह। अदालत के आदेश पर हुई है साईं प्रसाद की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के ठाणे में एफआईआर नंबर है 62/06/06/04/2014। साईं प्रसाद की 2 कंपनियों और 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है जालसाजी और निवेशकों से अवैध तरीके से धन उगाही का मामला। आरोपी नंबर 1 साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड। आरोपी नंबर 2 साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड। आरोपी नंबर 3 कंपनी का चेयरमैन बाला साहब भापकर। आरोपी नंबर 4 साईं प्रसाद की पत्नी और कंपनी की डायरेक्टर वंदना भापकर। आरोपी नंबर 5 साईं प्रसाद का बेटा और कंपनी का डायरेक्टर शशांक भापकर। साईं के धंधे में शामिल है उसका बेटा और उसकी पत्नी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लगातार हमारा एक खास प्रोग्राम जारी है। मीडिया वाला गुंडा आखिर कौन मीडिया की आड़ में देश की आवाम को धोखा दे रहा है, कौन रिश्वतखोरी के उन तमाम इल्जामातों को सच साबित कर रहा है, और इसी पे हमारा यह प्रोग्राम जारी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर न्यूज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ के कारनामों की शर्मनाक और हैरान करने वाला वो कबूलनामा। ये तस्वीरें गोवा की उस मीटिंग की हैं जिसे साईं प्रसाद ग्रुप के चेयरमैन ने अपने विश्वस्त कर्मचारियों के लिए बुलाया है। नाम है उड़ान। देखने में तो ये आम कॉर्पोरेट मीटिंग की तरह लग रही है, लेकिन ये वो मीटिंग नहीं है जैसी दिख रही है। ये मीटिंग है जालसाजों की, जिसमें चर्चा नहीं बल्कि बखान हो रहा है अपनी काली करतूतों का, वो भी अपने मुंह से। सभी अपने काले कारनामे मंच पर आकर चिल्लाकर बताते हैं। काली करतूतों की बखान थोड़ी देर में सुनाएंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं अपने को पत्रकार कहने वाले एक बड़े चाटुकार को, जिन्होंने चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ दी।
इस शख्स का नाम है एसपी त्रिपाठी। अपने लगभग 30 साल की पत्रकारिता में बहुत कंपनियों में काम किया, लेकिन मुझे जो प्रसन्नता की अनुभूति यहाँ हो रही है वो इसके पहले कभी। चेयरमैन के साथ अगर बात करें एमडी साहब, तो साईं प्रसाद ही नहीं, प्रदेश, देश, बल्कि उसके बाहर भी अगर युवाओं के लिए कोई प्रतिमूर्ति हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है। तो सुना आपने, सच कहूं तो शर्म आती है ऐसे पत्रकारों से, घिन आती है ऐसे चाटुकारों से। क्या यही पत्रकारिता है जो एक जालसाज का, एक फरेब का, एक ब्लैकमेलर के तलवे चाट रहा है? मानो वो मालिक नहीं कलयुगी कुदरत हो। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि आगे बढ़ने की होड़ में, पैसों के लालच में इंसान जमीर बेचने से भी गुरेज नहीं करता। त्रिपाठी जी की इच्छा है कि वो रिटायरमेंट तक इसी कंपनी में काम करते रहें, कंपनी का विश्वास बना रहे, इसलिए कंपनी के इलीगल कामों को पूरी तल्लीनता से अंजाम देते हैं। रिपोर्टर्स के नाम पर ऐसे गुंडों को पाल रखा है जो मारपीट के लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। मेरी अंतिम समय तक ये इच्छा है कि मैं मैनेजमेंट का विश्वास जिस तरह से अभी तक कायम रखा हूँ वो कायम रखूँ। अब रही बात जिसका कि टारगेट की, टारगेट तो आप लोगों के साथ है और आपके मिश्रा जी और वर्मा जी का टारगेट अचीव करने में कोई बाधा ना आए, ये मेरा टारगेट है। और हर समय तलवार, सर मिश्रा जी का फोन आ जाता है रात में 1 बजे, क्या हुआ? अरे दादा एक प्रॉब्लम हो गई रीवा में। क्या हुआ? बोले 2 एजेंट आपस में लड़ गए हैं, एक रिपोर्ट लिखाने जा रहा है, देखिए वो रिपोर्ट न लिखा पाए। हमने कहा साहब वो 2 एजेंटों को मनाए ना पहले रिपोर्ट। हमने कहा वो रिपोर्ट तो कंपनी के खिलाफ। अरे बोले कंपनी के आदमी है ना, उनको किसी तरह छुड़ाना है। अब रात में 2 बजे हम दोनों फोन लगा के उसको उठा रहे हैं वहां के स्टिंगर को, भैया तू वहां थाने के बाहर खड़ा रहना। दोनों आए, दोनों को मार के भगाना, मारना जरूर दोनों। इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स आती जरूर हैं, लेकिन त्रिपाठी जी के रहते साईं ग्रुप का बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। जहां नोट से हो वहां नोट से, नहीं तो चोट से। सारे हथकंडों को अपनाने में माहिर हैं। एसपी त्रिपाठी का कहना है कि कानपुर केस में कंपनी के लोग सलाखों के पीछे गए, मालिक पर आंच आई, उसके पीछे कमजोर स्ट्रिंगर का होना था। मजबूत होता, मारपीट करने वाला होता तो ऐसा नहीं होता। कानपुर की संभवतः घटना नहीं होती अगर वहां का स्टिंगर और मैनेजर आपस में सामंजस्य रखते। मैं विश्वास से कहता हूं और समय पे दोनों के, तो वो स्टिंगर इतना तो कर सकता था कि पुलिस आ रही है आप दाएं बाएं हो जाओ, नहीं होता। पांडे साहब ने कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया ऐसे व्यक्ति को इस संस्थान में अगर वो सही है तो रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा एसपी त्रिपाठी जी आपने। साईं प्रसाद कंपनी में वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो काले धंधों पर सफेद चादर न डाल सके। ये तो त्रिपाठी जी ही कर सकते हैं। जब कंपनी के इलीगल धंधों पर आंच आती है तो वो उसको मूंछ का सवाल बना लेते हैं। एसपी पर धौंस जमाने के लिए सीधे डीजीपी के पास जाते हैं। फोन उठाया, मैंने कहा भाई साहब मैं अभी मिलना चाह रहा हूँ, आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, बोलना है आपको। उन्होंने बोला, आईजी को बोला, बाबा की कृपा है मेरी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सील करके जाऊंगा, आपको ले जाने की बात कर रहे थे, बोले अभी सील करूंगा, हटो यहाँ से। इतना ही नहीं, आगे की इनकी तैयारी है कि वो ऐसे और भी गैंग बनाएंगे जो इनके काले कारोबार को फलने फूलने में इनकी मदद करे। सागर और इस तरह 6-7 में ब्यूरो बनाऊंगा जहाँ का वो खुद। सर मैं आपका इस बात पे समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि 29 अगस्त 2012 मैं ग्वालियर में उस समय पदस्थ था, तो वहाँ के 2 थे, एक हम पतन की तरफ से, एक न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से। उस दिन मेरा पसीना तक छूट गया था। हमारे साथ डबरा के बैठे हुए मैनेजर ये भी वही थे, बहुत बुरी तरीके से पसीना छूट गया था जब हमारे सामने 25 से 30 होमगार्ड और 3 एसडीएम, एक विरसा मुखर्जी ग्वालियर का पूरा मैटर देखते हैं। उस समय कम से कम 50 मीडिया वाले मौजूद थे। सिर्फ 2 बंदे जिन्होंने पूरे मीडिया को लड़ा था, एक नवीन नायर जी, एक हमवतन की तरफ से गुप्ता जी है, जिन्होंने कंपनी का इतना फेस किया था कि मीडिया वाले पसीना डाल के नीचे उतर गए। तो स्टिंगर सबसे ज्यादा त्रिपाठी को अपने संबंधों पर भी बड़ा गुरूर है। ये अपने चैनल के विरुद्ध किसी चैनल पर खबर नहीं चलने देते। ये बात वो खुद मालिक के सामने बता रहे हैं ताकि इनकी पहुंच, इनकी धाक से मालिक प्रभावित हों, क्योंकि उन्हें पता है कि साईं प्रसाद ऐसे लोगों को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, क्योंकि इनकी पकड़ न केवल डीएम तक और डीजीपी तक है बल्कि सीएम को भी अपने फेवर में लेकर चलते हैं। संबंध हमारे थे, 5 मिनट में रुकी थी ब्रेकिंग,
साधना में सहारा वाला चलाने लगा। सहारा वाला जो वहां है वो हमसे नौकरी न्यूज एक्सप्रेस में मांगने के लिए आ रहा है। उसको मैंने नौकरी, हमने कहा यार बॉस, बोले सर पूरा मीडिया है, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं नहीं चलाऊंगा। साधना वाला जहां छोड़ के गया था वो घुसा पड़ा है। बाद में उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे नवीन नायक को मैं लगातार हर 2 मिनट में, अब क्या हुआ, बोले एसडीएम चला गया। हमने कहा अब क्या हुआ, हमने कहा जरूरत पड़े तो मैं ऊपर से सीएम हाउस से फोन कराता हूँ। बोले नहीं सर मैं अभी बता दूं। अंततः बाबा की कृपा साल हुआ। उससे बोलता है कुछ पैसा दिलवा दो। उसने हमें फोन किया, मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दूसरे नंबर से फोन किया, उसने उठाया, हेलो। हमने कहा तुम्हारी इतनी बड़ी औकात हो गई कि न्यूज एक्सप्रेस से पैसे मांग रहे हैं? नहीं सर मैंने तो बोले नहीं। हमने कहा देखो यही है हम भी तुम भी, कभी तुम मेरे पास नौकरी मांगने आओगे। आज वो दिन उस साधना वाले के लिए आ गया है, उसका रिज्यूम मेरे पास आ चुका है कि चैनल आ रहा है। अब इतना इलीगल धंधा होगा तो कंपनी को इसके लिए फंड भी बढ़ाने होंगे। एसपी त्रिपाठी ने भरी मीटिंग में इस फंड को बढ़ाने की भी नसीहत दे डाली ताकि पैसों की बदौलत संगीन मामलों को भी दबाया जा सके। बात वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए, बात वहीं पे दफन हो जाए। बाद में कभी ऐसे मौके मिलेंगे जब हम गिना देंगे, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है किसी को। वहीं पे आरएम जेडएम उन्हीं के पास तक निपट जाए ना। यहां बात तब आए जब मुझे लगे कि मेरे संबंधों से काम नहीं हो पा रहा है, तब कहीं जाके लीगल का फंड बढ़ाने की जरूरत है। जो लीगल का फंड सर ने बताया कि ऐसे सारे मामले लीगल के फंड में डल जाते हैं, तब जाके लीगल के फंड बढ़ाने की जरूरत है। और जब लीगल का फंड बढ़े तो समय एक पारदर्शिता हो, एक आपका मीडिया वाला भी हो, एक आपका अधिकारी भी हो, एक आदमी हो सके, नहीं संभव है पूरा, तब जाके आपका फंड संभवतः और कम हो सकता है कि हाँ इस व्यक्ति को इतना दिया। वैसे तो माजरा आप समझ गए होंगे कि गोवा की ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है, लेकिन ये तो खुलासे की शुरुआत है। ये तो महज एक झलक है। हमारे पास ऐसे सीक्रेट्स जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हम एक एक करके सारी चीजें बेनकाब करेंगे, आपको हर उस दलाल से, चाटुकार से रूबरू करा देंगे ताकि आप इन जालसाजों से, धोखेबाजों से परहेज कर सकें। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक चिटफंड कंपनी ने इतने पैसे कैसे कमाए और काली कमाई के पैसों को बचाने के लिए मीडिया की आड़ क्यों लेनी पड़ी, क्यों खोलना पड़ा न्यूज चैनल। अब ये सिर्फ पैसे वाला नहीं बल्कि मीडिया वाला गुंडा बन गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चैनल वन न्यूज। तो देखा आपने एसपी त्रिपाठी जो साई प्रसाद का जो न्यूज चैनल है न्यूज एक्सप्रेस के कारिंदे हैं, या फिर यूं कहें बी कंपनी यानी बाला साहब भापकर एंड कंपनी के एक गुर्गे, पूरी मैनेजमेंट पॉलिसी जानते हैं कैसे मैनेज करना है गुंडागर्दी को। मुझे तो देख के आश्चर्य हो रहा है पर्सनली, मेरे जो पर्सनली का या फिर मेरे दिमाग में जहन में जो आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक न्यूज चैनल नहीं, अलकायदा का जैसे एक टीम चलती है ना, जैसे आतंकवादियों को मैनेज किया जाता है। पूरे गुण, पूरे इथिक्स जानते हैं कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इस तरह की गुंडागर्दी को। ये एसपी त्रिपाठी साहब बड़ी शान बखार रहे हैं अपनी। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये एक न्यूज चैनल है या फिर एक गुंडागर्दी का जखीरा, एक गुंडागर्दी का अड्डा, क्या मुद्दा चल रहा है? जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। नाम साईं का, काम फरेब और जालसाजी का। साईं प्रसाद करता है फरेब का धंधा, सेबी के आदेशों की नहीं करता है कोई परवाह। अदालत के आदेश पर हुई है साईं प्रसाद की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के ठाणे में एफआईआर नंबर है 62/06/06/04/2014। साईं प्रसाद की 2 कंपनियों और 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है जालसाजी और निवेशकों से अवैध तरीके से धन उगाही का मामला। आरोपी नंबर 1 साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड, आरोपी नंबर 2 साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड, आरोपी नंबर 3 कंपनी का चेयरमैन बाला साहब भापकर, आरोपी नंबर 4 साईं प्रसाद की पत्नी और कंपनी की डायरेक्टर वंदना भापकर, आरोपी नंबर 5 साईं प्रसाद का बेटा और कंपनी का डायरेक्टर शशांक भापकर। साईं के धंधे में शामिल है उसका बेटा और उसकी पत्नी।
बिल्कुल, कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता। जब कैमरे वाले इस बंद कैमरे में अपने असली चेहरे को छुपा देते हैं तो कैमरा फिर दूसरा उनको बेनकाब कर देता है। तालियां और वाहवाहियां लूट रहे थे ये तमाम लोग, तब कैमरा उनकी हर हरकत को अपने अंदर कैद कर रहा था और चुपचाप दर्ज कर रहा था तमाम वो मौजूदगियां। कैमरे किसी को पता भी नहीं था कि आखिर कहां लगा हुआ है, लेकिन आखिरकार यह साबित हो गया कि कैमरे वाले ही कैमरे के पीछे तमाम कितने हथकंडे अपनाते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तमाम पैनल मेरे साथ मौजूद है और हमारा प्रोग्राम भी जारी है, मीडिया वाला गुंडा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सारी की सारी होशियारी धरी रह गई और बंद कमरे की बात देश में फैल गई। कैमरे वालों की वजह से कैमरे वाले ही पकड़े गए। अपराधी कितने भी शातिर क्यों न हो, गलती करके जनता के सामने आ जाते हैं। वो लाख पर्दों में अपने आप को छुपाएं, लेकिन एक न एक दिन उनका सच जो है वो पकड़ा ही जाता है। जैसे ही ये लोग पकड़े गए हैं, प्रसाद ग्रुप के ये बड़े ओहदेदार और पत्रकार, किस तरह से इन्होंने मीडिया को अपने हाथों का खिलौना बना दिया, मीडिया को गुंडा कहने पर मजबूर कर दिया। यही वो लोग हैं, यही वो चिटफंडिये हैं कि जो मीडिया की साख खराब कर रहे हैं और हिंदुस्तान की आवाम को आहत कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। निलॉय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि स्थिति पूरी साफ है, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। जैसे कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, उनके ऊपर तमाम धाराएं भी निश्चित की जा चुकी हैं, तो अब तक उनके ऊपर ये शिकंजा कसा क्यों नहीं गया? क्यों ये जो बाला साहब भागकर हैं, वंदना भागकर हैं, उनके जो बेटे शशांक भागकर हैं, कब इनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा? कब कानूनी शिकंजा कड़ा होगा और क्या क्या सजाएं इनको मिल सकती हैं? जरा आपसे जानना चाहेंगे तफसील से। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो अभी फुटेज दिखाया, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। हाँ, ये मनोहर पारिकर साहब बीच बीच में चौंक रहे थे, देश की जनता चौंक रही है। ये बिल्कुल ही शॉकिंग है। अब इसमें एक्चुअल पोजीशन ये है कि वो कोई ऑफेंस करना चाहते हैं और कर भी चुके हैं, जिसकी वो ओपन डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं किया हूं। एग्जैक्टली। देखिए, एक बात है, क्रिमिनल लॉ में जो इंटेंशन है, आप क्या करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुद्दा बहुत गहरा होता है कि इंटेंशन क्या है। आपने किसी के ऊपर गोली चलाई, अगर आपको उसके मारने का इंटेंशन है तो ही मर्डर होगा, नहीं तो वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। एक कमरे में बैठकर अगर 4 लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि हमें एक बैंक लूटना है और उसी समय पुलिस पहुंच जाती है और उनको पकड़ लेती है, तो भी वो सजा के काबिल हैं। उनको पकड़ करके अंदर कर दिया जाता है क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सजा के हकदार वो उस समय भी हो जाते हैं, हालांकि क्राइम उन्होंने किया नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो आपने दिखाया वो ये है कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इट इज नॉट ओनली ए स्टेज ऑफ प्लानिंग, पर्दा डालना है, उसको दबाना उसके है, ऊपर, रुकवाना है। और ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने, देखिए, देश का जो एक स्तंभ है दैट इज जुडिशियरी, एक स्तंभ है एग्जीक्यूटिव जी, इन्होंने दोनों को मिलाया है, इस ऐसा इनका क्लेम है। मीडिया का इस्तेमाल किया है, ऐसा इनका क्लेम है जी। जुडिशियरी को इन्होंने मैनेज किया है, साफ बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव को उन्होंने मैनेज किया है। पॉलिटिकल बॉसेस को चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं कि उनसे फोन करवाऊंगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, डीजीपी की बात कर रहे हैं, पुलिस की उसको मैं मैनेज कर लूंगा। ये सारे लोगों को वो मैनेज कर रहे हैं। किस बलबूते पे? पैसे भी नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ और तुम मेरे से पैसे मांगोगे, तुम्हारी हिम्मत कितनी है? मतलब वही एक बार फिर से मीडिया संस्थान को बदनाम करने की कोशिश, मीडिया संस्थान के नाम पे मतलब है मैनेज करने की कोशिश नहीं दे रहे, वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके ऊपर तो ब्लैकमेल करने की कोशिश, अगर यूं कहें कि ब्लैकमेल करने की कोशिश मीडिया के नाम पर डायरेक्ट, तो इनके ऊपर तो कार्रवाई बनता है। अब बात यह होगा, जो सवाल पूछा जा रहा है कि आफ्टर ऑल वो जज कौन है, वो डीएसपी कौन है या पुलिस वाला कौन है, ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लगेगा। अच्छा निलॉय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो ये सब अपराध, संगीन अपराध वो कर चुके हैं और जिनका बखान वो कैमरे के सामने कर रहे हैं, बाकायदा मीडिया का नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसके चलते उनका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है? अगर उस हद तक ये जाता है,
अगर प्रोविजन है तो बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने कबूल किया है अपने जुबानी, इसके लिए तो वो सजा के हकदार हैं। यू आर ट्राइंग टू परचेज द जुडिशियरी। तो वही हम जानना चाहेंगे। ये मनोहर मनोज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप पत्रकारिता से इत्तेफाक रखते हैं। और एक बात मैं बोल दूं, इफ यू परमिट मी, श्योर कि ये जो आपने लिमिट किया है कि चिट फंड्स वाले कर रहे हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू चिट फंड्स। हाँ, बड़े पैमाने पर के बाहर भी है, चिट फंड को भी मैनेज कर रहे हैं, प्रशासन को मैनेज कर रहे हैं, शासन को भी मैनेज कर रहे हैं, चिट फंड के बाहर भी लोग यही कर रहे हैं। सबसे वकील साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मनोज साहब, सबसे बड़ा सवाल यही कि आप सीएम और डीएम तक अपनी पहुंच बता रहे हैं कि मैं सीएम को फोन कर देता हूं, मैं मैनेज करवा देता हूं। हमने आज तक तो यही सुना था और हमने पढ़ा भी यही है कि प्रशासन और शासन जो होता है वो देश को चलाता है, तमाम रणनीतियां बनाता है। लेकिन ये मीडिया चैनल वाले कब से प्रशासन और शासन को अपने कंट्रोल में करने लग गए? देखिए, थोड़ा सा अगर वक्त दें तो मैं इस पूरे मसले का बिल्कुल आपको पूरा वक्त देंगे। हमसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। जो भी आप जानकारी देंगे उसके साथ एक सवाल और जानना चाहेंगे कि इनका लाइसेंस आखिर कैंसिल कब होगा, कब देश का शासन प्रशासन जागेगा, अगर वो उसका संविधान है तो? लाइसेंस कैंसिल तभी हो सकता है जब ये अपराध प्रूफ हो जाएगा और उसके लिए ट्रायल होगा। चलिए, ये तो सिर्फ इल्जाम से नहीं होता है, ये कोर्ट में प्रूव होना पड़ेगा जरूर कि उन्होंने गलती किया है। तो इसका लीगल एंगल हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा जी कि आपने पर जो है साईं प्रसाद मीडिया ने आरोप लगाया और आपने साईं प्रसाद मीडिया की कलई खोल दी। मूल सवाल ये है कि देश के सारे मीडिया प्रतिष्ठानों का जब आप असली चेहरा बेनकाब करेंगे तो यही स्थिति दिखाई देती है। लेकिन हमारी जो चिंता है कि इनका समाधान कैसे होगा। आज मीडिया, मैंने पहले कहा कि एक अनिवार्य जरूरत है, एक लोकतंत्र की जरूरत है। अभी चौबे साहब ने कहा कि संविधान का एक अनऑफिशियल अंग है। मुझे बड़ी क्षोभ होता है कि मीडिया को अनऑफिशियल क्यों रखा गया। अगर जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर ऑफिशियल है और मीडिया लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जरूरत है, समाज की बहुत बड़ी जरूरत है चेक एंड बैलेंस के लिए, तो आपको ऑफिशियल बनाना होगा और तभी सारे सवालों के उत्तर ढूंढना। लेकिन एक मिनट आप रुकिएगा जरा। देखिए, सारे जो आपने जो चर्चा की है घंटे में, इसके 3 पक्ष उतरते हैं। पहला कि मीडिया के मालिकान जो निवेश करते हैं, क्योंकि मीडिया में काफी निवेश करना पड़ता है। दूसरा, जो मीडिया के कर्मी हैं, जो पत्रकार हैं, जो अपनी काम है समाचार, सूचना और जानकारी से जो है पूरी जनता को लवरेज करना और डेमोक्रेसी में एक अपनी भूमिका अदा करना। और तीसरी भूमिका यह है जो रेगुलेटर, जो सरकार जो है सारी चीजों का एक कानूनी पक्ष रखती है, एक संस्थागत पक्ष रखती है। तो आप जब मीडिया के सारे बहसों में केवल ये कहा जाता है हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, लगता है कि उस आजादी से आपको क्या फायदा हो रहा है? क्या मीडिया में निवेश इसलिए होता है कि उस निवेश के बहाने उस निवेशकर्ता का जो दूसरा और तीसरा धंधा है उसे एक सेफ पैसेज मिले? आप केवल साईं प्रसाद मीडिया की बात क्यों करते हैं? कौन ऐसा मीडिया प्रतिष्ठान नहीं है जो ये करोड़ों और अरबों का जो निवेश करता है, क्या उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे? मनोज साहब, हम रियल एस्टेट और चिट फंड, ठीक है, आप अपना दावा करें, आपकी अपनी पीआरशिप हो सकती है और सारे मीडिया प्रतिष्ठानों की पीआरशिप। देखिए यहाँ एक बात कही जाती है, मनोज साहब, जो जाए वो चुप। ये काम जुडिशियरी का है कि सबका पक्ष देखे। लेकिन एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक मीडिया विशेषज्ञ होने के नाते, मैं ये चाहता हूं कि देश के संविधान में मीडिया को जो है संवैधानिक दर्जा मिले, सारी चीजें डिफाइंड हो। बिल्कुल मीडिया कर्मी मनोज साहब, मीडिया कर्मी, मनोज साहब ठीक है, मनोज साहब आपकी बात सर आंखों पे, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप मनोज साहब मुझे सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मनोज साहब, बात यह है कि अगर मुझे अपने घर की गंदगी साफ करनी है, मेरे हाथ गंदे होंगे, मेरे दामन पे कीचड़ आ गई, इल्जामात हम पे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हमने, देखिए बात सिस्टम बनाने का है, जिस सिस्टम की ही बात नहीं कर रहा, सिस्टम के अंदर अगर गंदगी होगी उसको साफ कौन करेगा? अगर हम साफ करेंगे ना, ये इसके लिए रेगुलेटर चाहिए। रेगुलेटर कहां से आएगा? तक रेगुलेटर नहीं आप होगा। सिर्फ ये बताइए, कौन होते हैं आप पर आरोप लगाने वाले और आप कौन होते हैं हम पर आरोप? देखिए, आप ये बताइए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आज हमारे पास आधारभूत तथ्य हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हाँ। अगर इस मीडिया को संवैधानिक दायरे में अगर हम शामिल करते हैं तो शायद इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ आज जाएगी। इस देश में कोई मीडिया आयोग नहीं है, कोई मीडिया नीति नहीं है, और सरकार जो है वो सब भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से मनोज जी रेगुलेशन नहीं होगा, जब स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा डॉक्टर तब तक मीडिया को हम स्वच्छ और शुद्ध नहीं बना बिल्कुल सकते, और लोकतंत्र के लिए इसे एक अनिवार्य और एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन नहीं बना सकते। चलिए मनोज साहब पक्ष,
आपका पक्ष सुन लिया मैंने, पूरी बात सुन ली। उसके लिए वर्मा राजीव- साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वर्मा साहब, उसके आपने लिए राजीव, तमाम जो चर्चा है Constitution has to be उसमें changed. शिरकत की है, तमाम चर्चा के बारे में आपने देखा किस तरह की बहस यहाँ पर चल And रही it's a long है। process. बहस मकसद हमारा ये नहीं है कि किसी को सामने लेके आना हिंदुस्तान की जनता के, मकसद ये है कि आखिर हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ये चिटफंडियों वाला खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है। अगर हम गलत है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मामला है कि आप किस तरह से रिश्वतखोरी करते हैं, आप तमाम शासन प्रशासन को अपने ऊपर होने की बात करते हैं। आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए, जो मनोज जी कह रहे हैं वो संवैधानिक एक पक्ष हो सकता है, देश में मीडिया का स्वरूप क्या हो, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो साईं प्रसाद ग्रुप के कारनामों पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा हम किसी स्टिंग ऑपरेशन पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन कोई फर्जी हो सकता है, उसमें जोड़तोड़ हो सकती है। ये जो कार्यक्रम आज चैनल 1 के माध्यम से दिखाया जा रहा है या देखने को मिल रहा है, ये साईं प्रसाद ग्रुप का अपना कार्यक्रम है, उनके बंद कमरे का कार्यक्रम है, जिसमें कुछ पत्रकारों द्वारा नहीं, मनोज मैं ये कह रहा था कि ये तो चीजें सामने आई इसलिए दिख रही है, लेकिन ऐसे कारनामे होते रहते होंगे। मैंने हो सकता है कि साईं ग्रुप ने ये तो पहले की कहानी है, ये तो की कहानी है। इसीलिए बोलिए। मेरा मानना यह है कि इस मामले को, चूंकि इसमें न्यायपालिका को मैनेज करने की, उसको जोड़तोड़ करके किसी प्रकार से अपने पक्ष में करने की बात हो रही है, और हमारे वकील साहब कह रहे थे ये एक बहुत बड़ा अपराध है अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं न्यायपालिका को मैनेज करके फैसला करवा दूंगा। मनोज जी, नौकरी पाने के लिए मैनेज करना पड़ता है, मनोज जी, किस काम के लिए मैनेज नहीं करना पड़ता है। मनोहर ये मनोज सिस्टम ऐसा है कि आपको हर काम के लिए मैनेज करना होता है। जो फोटो बोल रहे हैं की जनता जरूर करेगी, लेकिन अपने जमीन को नहीं बनाने की बात करते हैं। अपना जमीन नहीं बेचा जाएगा। डॉक्टर पीके चौबे कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी, डॉक्टर पीके चौबे कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। वर्मा साहब बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो बंद कमरे में बात बाहर निकल के आई है, देखिए पहली बार इतना सनसनीखेज फोटो सामने आ रहा है। इसके आधार पे न्यायपालिका को, देखिए नीरा राडिया केस में क्या हुआ, नीरा राडिया केस में एक बड़े संपादक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसमें बड़े बड़े संपादक सामने आए हैं। जो काले कारनामे करेगा वो तो भुगतेगा। तो इस मामले को, मेरा कहना यह है, तो इस मामले को 100 मोटिव न्यायपालिका को लेना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि जो अपराधी हैं, जो किस प्रकार से जोड़तोड़ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बिल्कुल, इसीलिए चैनल 1 के जो चेयरमैन है और लेमन के चेयरमैन है डॉक्टर जहीर अहमद साहब, उन्होंने ये मुहिम उठाई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने समय समय पर बहुत से जो परेशान जनता है, चिटफंड के जो कंपनियां उन्होंने चीटेड किया है, उनके पैसे भी दिलवाए हैं। और चैनल 1 जाहिरी तौर पे इसको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक, जब तक इनको दंड नहीं मिल जाता, जब तक इनका लाइसेंस तक कैंसिल नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे लोग तो मीडिया पर बदनुमा दाग हैं। पूरी मीडिया का जो वो एक संस्थान है उसको पूरा बेइज्जत कर रहे हैं लोग। डॉक्टर चौबे कुछ कहना चाहते थे। हाँ, मैं एक तो आपने चिटफंड की बात बीच में छेड़ी थी, तो ये है कि लो ट्रांजैक्शन से स्मॉल सेविंग्स इकट्ठा करने का काम सरकार के माध्यम से उतनी सक्षमता के साथ नहीं हुआ है, बैंकों के माध्यम से उतनी सक्षमता के साथ नहीं हुआ है। इस वजह से इस तरह की चीज़ें पैदा हुई हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने दिखाया है, अगर ये एक फिल्म बन कर के आए तो जो इम्प्रेशन हमारा बैठेगा कि मीडिया इस स्तर का है हमारे देश में, वही तो हम नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। अब बात ये आती है, इतनी ईमान की बात है, इतना ही हमने दिखा दिया, इसी से हम मतलब उन्हें शर्म आए ना आए, बट हमारी निगाहें नीचे हो गई। मेरा दूसरा ये कि सीएम, मतलब मीडिया का काम ये था कि सीएम उससे डरे, ना कि सीएम उसको संरक्षण दे। जो ये कहे कि हम सीएम के संरक्षण में हैं, और जो ये कहे कि सीएम, मतलब मैं ऐसी बात करता हूँ जिससे कि लगे कि भाई ये जो है काम करने के लिए मजबूर हो, यानी जनता का काम करने के लिए आदमी मजबूर फील करे। तो ये जो एक आपकी बात से ऐसा लगता है कि आप एक क्लींजिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको लोगों ने स्वीकार किया, साथ तो बची रहे मीडिया की, लेकिन लोगों की नजरों में जो इज्जत है वो बनी रहे। पर चैनल 1 का यही उद्देश्य है। नहीं, पर ये जो एक डर है वो ये कि ये डिटेक्टिव हाउस की तरह काम नहीं करने लगे। जो हमें जिससे बचना है वो कि हमारा जो हम ऑपरेशन काउंटर, बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, और आप अकेले का नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है। तो एक हमें जो बचने की ज़रूरत है, जो काउंसिल की बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात कही है कि भाई अगर इथोस और एथिक्स दोनों चले जाएं तो कोई हमारे ऊपर बंधन आएगा, कोई ना कोई बंधन आना चाहिए। ये बंधन
संभवतः कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मैं नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये तो जनता के भरोसे से चौथी स्टेट पैदा हुई है। ये चौथी स्टेट ने नहीं बनाई आपकी थी। जानकारी में एक चीज ला देना चाहता हूं नहीं, कि ऑलरेडी investment एक चाहिए। संस्था हाँ। मीडिया कानूनी तौर पे नहीं, ऑलरेडी मीडिया का एक संस्थान बना हुआ है जो इन चीजों पे नजर रखता है। हाँ, प्रेस लेकिन काउंसिल- समझ में नहीं आता उसका कोई डर है कि नहीं नहीं, लोगों को? प्रेस काउंसिल के दायरे थोड़े से शायद कमजोर हैं, लेकिन हमारी काउंसिल्स, प्रेस काउंसिल पर अभी वो आरोप नहीं है, पर बार काउंसिल पर आरोप है, मेडिकल काउंसिल पर आरोप है, उन्होंने भी अपनी भूमिका नहीं निर्वाह की है। तो शायद ये फेज बड़ा गंदा सा फेज हमारा चल रहा है। पर जैसे कि लोकपाल, दो बातें आई थी कि क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाए या स्टैट्यूटरी दायरे से भी बातें हो सकती हैं। तो हम स्टैट्यूटरी दायरे से भी वो बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, पर जरूरी नहीं कि इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हो। है जैसे हम अक्सर प्लानिंग कमीशन है, हम उसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इस अर्थ में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है वो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन तो ये हम है, ये कहना चाहते हैं कि एक तरीके से अगर उम्मीद की जा सकती है, अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगर ये प्रोग्राम देखा हो, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक्शन लिया जाएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से? प्रेस काउंसिल ने जो अभी तक अखबारों में खबर दी है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरह से उसके सामने उनके दायरे में नहीं आता है जिसको वो चाहते हैं कि आए। है ही नहीं, कहीं ना है ही नहीं, कोई ना कोई लेकिन- कसर रह जाती लेकिन है वो और cognizant लोग हम हाँ, self-regulate गुजरते करेंगे। पर हैं, by उसके extra- ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं चलिए है। चलिए किसी का फिलहाल मैं इरादा तमाम होता है। तमाम मेहमानों को थोड़ा सा रोकना लेकिन- चाहूंगा, 2 पल के लिए रोकना चाहूंगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है। चर्चा जारी है कि आखिर ये किस तरह से हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दिया जा रहा है, आखिर कौन है मीडिया वाला गुंडा। चर्चा जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लगातार हमारा खास प्रोग्राम जारी है। मीडिया वाला गुंडा, आखिर हिंदुस्तान की आवाम के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और क्यों आखिर मीडिया संस्थानों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। फिलहाल राजीव रंजन नाग साहब जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के हमने एक नहीं दो नहीं 1 तारीख से लेकर अब तक पूरे 73 सवाल उनको मेल के जरिए भेजे हैं, आज तक उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों परहेज कर रहा है साईं प्रसाद ग्रुप, अगर वो इतना पाक साफ है तो, जिस तरीके से वो अपने आप की छवि देखिए, दुनिया के सामने रखता है? यह सवाल मेरे संज्ञान में आया था और हमने तय किया कि हम वैसी पत्रकारिता करते हैं कि कल को हम पे यह आरोप नहीं लगे कि आपने एक तरफा टेलीकास्ट किया, एक तरफा आपने रिपोर्ट दिखाई। हम ये चाहते थे कि जितनी बातें हुई साई ग्रुप के मामले में, जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पे हमने एक क्वेश्चनर तैयार किया और कई किस्तों में लगातार उनको हमने मेल किए और हमें लगा था कि अगर इस पे उनका जवाब आता तो हम उनका पक्ष भी रखते। लिहाजा उन्होंने इन तमाम 73 सवालों का जवाब देने से परहेज किया। निश्चित तौर पे उन्हें इस बात का डर था कि अगर एक सवाल का भी जवाब दिया जाए तो शायद वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने अपना कर्तव्य समझा कि साई ग्रुप में जो कुछ भी चल रहा है उन सवालों को हमने रखा, उन सवालों को हमने दिखाया, उन सवालों पर हमने बातचीत की, ताकि जो इस पूरे मामले में लोग, जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं, उनको न्याय मिल सके, देश जान सके कि यह कंपनी, यह साई ग्रुप क्या कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सवाल जो हमने किए गए हैं, आखिर हमने जो तारीख दर तारीख सवाल का हमारा पूरे पास में सबूत है कि हमने क्या क्या सवाल साई ग्रुप से किए और साई ग्रुप ने आखिर जवाब देने से क्यों कतराता रहा। बार बार यही सवाल जो है हमारे दिमाग में और जनता के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर जवाब देने से किस तरह से लोग कतरा रहे हैं। वर्मा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बाकायदे तारीख दर तारीख, सवाल दर सवाल, परत दर परत हम उनके पास में गए, बाई में हमने मेल किया उनको और अपने सवालों के जवाब जो है हमने मांगने की कोशिश की। नहीं, हमने काफी समय दिया और हमने उम्मीद की कि उसका जवाब आएगा, लेकिन ऐसा ये की और बल्कि हम अपने लिए उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम हिंदुस्तान की आवाम ताकि हम पे आरोप न लगे कि हमने एक तरफा कुछ किया है। उसका रिस्पॉन्स अभी तक वर्मा साहब हमें कोई नहीं मिला। देखिए, राजीव जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि संस्थान ने इस मामले को दिखाने से पहले, साई ग्रुप के कारनामों को खुलासा करने से पहले उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगना जरूरी समझा, ताकि पत्रकारिता का जो ये पक्ष है उसका भी पालन किया जा सके। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि 3-4 बार मेल के जरिए सवाल जो भेजे गए उसका उत्तर क्यों नहीं दिया साई ग्रुप ने, क्यों खामोश है इन सवालों को लेकर। वो ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला या पूरी दाल ही काली है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वकील साहब भी कह रहे थे कि जिस प्रकार से जुडिशरी को मैनेज करने की बात ये ग्रुप कर रहा है, ये सबसे गंभीर मामला है। तमाम मीडिया संस्थानों पे आरोप लगते होंगे, लेकिन इस तरह के फोटोज मैंने भी पहली बार देखे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका को मैनेज करेंगे। लिहाजा इस मामले पे मनोज मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये चीजें हमारे पास, इसके सीडी हमारे पास आई तब हमने इसको देखा, टेलीकास्ट किया, लेकिन ये साईं ग्रुप ऐसे धंधे बहुत पहले से कर रहा होगा। ये तो चीजें सामने आई तभी तो हमने देखा, वरना ऐसे धंधे में लगता है कि ये कंपनी बहुत पहले से शामिल है। बिल्कुल राजीव जी, जब ये मामला तो एक सामने आया और इसमें आप स्वयं देख रहे हैं, खुद दिखाया जा रहा है कि उनका एक प्रतिनिधि यह खुद कह रहा है कि हम बंद कमरे में ये बातचीत हो रही है, जो चीज बंद कमरे में है वो अचानक बाहर आ गई है। इसलिए इस ग्रुप की पूरी तहकीकात जरूरी है कि ये ग्रुप मीडिया की आड़ में क्या गोरख धंधा कर रहा है ये सामने आ जाए। अगर गलत नहीं होंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा, अगर गलत हैं तो भी सबके सामने आना चाहिए। जांच से क्यों बच रहे हैं? सेबी ने जब इनको नोटिस भेजे तो क्यों से बचते हैं? इस जांच से क्यों बचा जा रहा है और किस तरह की चीजें की जा रही हैं? वकील साहब आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर। वो ये है, आपका जो बार बार सवाल है कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया आपके ईमेल के। जी बिल्कुल। शायद सिंपल जवाब ये है कि उनके पास इसका कोई जवाब है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप एज ए प्राइवेट पार्टी उनको पूछ रहे हैं, इसका जवाब देना उनके प्रति कोई कंपल्सन नहीं है। दे आर नॉट कंपल्सिव टू गिव दैट आंसर, क्योंकि आप एक प्राइवेट पार्टी हो। उन्हें इस बात का भी ये नहीं होगा कि आप टेलीकास्ट कर करेंगे, देंगे। टेलीकास्ट करेंगे। जो भी अगर जो उनको भी लिखा जब है। इतनी मोटी हो गई उसकी परवाह भी नहीं करते। आप पूछ रहे हैं एज ए प्राइवेट पार्टी, इसके ऊपर उनका कोई कंपल्सन नहीं है देने का। कंपल्सन तब हो सकता है अगर कोर्ट उनसे ये सवाल पूछे तो। देखिए कोर्ट कॉम्पिटिटर हैं आप। मैं ये भी कोर्ट जब पूछेगा ना वहां तक बात पहुंचेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने बात पूरी नहीं की। ये जो आपने अभी दिखाया, इसका कोई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। वो लेगा या नहीं लेगा हमें नहीं पता, लेकिन ले सकता है। अदरवाइज एक सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई इसका कंप्लेनेंट बनता है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो के बेसिस के ऊपर दैट ही हैज एडमिटेड ट्राइंग टू करप्ट द जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर अगर कंप्लेंट हो, इट विल गो इन द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट और वहां से फिर एक्शन होगा, उसके ऊपर इल्जाम बनेंगे, तब उसका कंपलसरी हो जाएगा जवाब देना। ये सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए सचिन जी, हो सकता है कि चैनल 1 के जो आरोप हैं साई प्रसाद मीडिया ग्रुप पे तथ्यगत रूप से सही हो सकता है। ये काम कोर्ट का है, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होगा ना। लेकिन आप ये मत भूलें कि आप भी मीडिया के एक प्लेयर हैं, वह भी एक मीडिया के प्लेयर है। That's not the point, that's not the point। यही है कि हम भी एक मीडिया के प्लेयर हैं और जिस तरीके के कारनामे अब सामने आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं गाहे बगाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उंगली पूरे मीडिया में उस पे संस्थान पे पड़ती है। तो इसलिए तो हम रेगुलेटर की बात करते हैं कि रेगुलेटर जो है मीडिया को ऑब्जेक्टिवली जो है डिटेक्ट करे, सारी चीजें नॉर्म्स के तहत हो, सारी डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट के तहत हो, सोशल जरूरत के हिसाब से हो, और मीडिया के जो तमाम सवालात हैं उन सबको एड्रेस किया जाए। अच्छा डॉक्टर चौबे से हम ये जानना चाहेंगे, मनोज जी, दैट इज अ थिंग ऑफ फ्यूचर। नहीं, you are talking about only the legal aspect. Yes, I'm एक सवाल डॉक्टर चौबे से करना चाहेंगे। डॉक्टर चौबे, जिस तरीके से सेबी इस तरीके से अगर सेबी चाहे तो किस तरीके का एक प्रतिबंध इन पे लगाया जा सकता है, या सेबी अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो क्या होगी? देश की आम जनता के लिए थोड़ा सा बताएं, प्रकाश डालें जरा इस पे। सेबी का मामला तो केवल चिट फंड जो फाइनेंशियल पार्ट उसके लिए है। बाकी चीजें जो भी आपने पत्रकार दिखाए हैं वो ये बोल रहे हैं, वो ये मैनेज कर रहे हैं, नहीं, ये डॉक्टर मैनेज चौबे नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर चौबे क्या है कि यह कंपनी जो साई ग्रुप है, साई ग्रुप मूल तौर पे मूल रूप से वो एक चिटफंड कंपनी चलाती है। वह चिटफंड कंपनी एक टेलीविजन चैनल भी चलाती है। तो मैं जो बात आ रही थी कि टेलीविजन चैनल का इस्तेमाल वो अपने चिट फंड कंपनी के जो बदमाशियां हैं, जो गुंडागर्दी है, जो घोटाले हैं, घपले हैं, उसको दबाने का इस्तेमाल करती है। और जो भी बातें आ रही थी स्टिंग उसमें उनके सीडी में, उससे साफ है कि स्टेट को और प्रशासन को, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए मीडिया के माध्यम नहीं, मैंने माना, पूरे कार्यक्रम का मुद्दा यही है, मैंने माना का मुद्दा ये है। मेरी केवल जो बात है वो यहाँ पर ये है कि अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए
देनदारी और लेनदारी को बदलने के लिए, या किसी मतलब जो है जो फ्रॉड उस तरह के हैं जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, वहीं पर सेबी आएगी, जो ख़ास तौर से, और सेबी का मतलब है कि जो आपका जो शेयर बाजार में जहाँ पर आप हैं उनका बाजार उसी का से नियामक नियंत्रक नाता है, जी। उसके अंतर्गत जो आएगा वो उनके लिए है। कानूनी तौर पर अगर हम कहें, हमारी चिंता हो सकती है 1000 किस्म की, पर सेबी की, जहाँ सेबी के व्यक्तिगत जो वहाँ पर काम करने वाले उनकी चिंता हो सकती है, लेकिन सेबी का जो दायरा ऑपरेशन का है वो उसी के अंतर्गत ही काम कर पाएंगे। जहाँ तक आपका ये जो हम लोगों को सीडी मिली है और जो सीडी हम लोगों ने देखी है, ये पहली बार केस नहीं है, बहुत सारे हुए हैं। और सबसे पहला, इससे थोड़ा पहले का केस तो वही है, अमर सिंह और शांति भूषण के नाम को लेकर के बहुत सारी बात फैली थी। फिर वो फॉरेंसिक जांच की जरूरत होगी, जिससे ये तय होगा। मैं क्लियर करना चाहता हूं डॉक्टर चौबे, ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये उन्हीं की एक मीटिंग है जिसका वीडियो एनी हाउ हमारे हाथ लगा और हमें उनकी कारगुजारियां पता चली और हमने जनता के सामने रखी, देश की जनता को उससे रूबरू कराया। नहीं, मैंने माना, हम ये नहीं कह रहे हैं, सिर्फ जांच का केवल सवाल ये ही है, नहीं उठता। नहीं, जांच ये उनका निश्चित internal रूप से जब भी communication, कोर्ट internal जाएगी, communication जब था भी जो कोई एक हो रहा कोर्ट था। जाएगा, बिल्कुल। उनका अगर वो आरोप है, क्योंकि उनका जो नेचुरल जस्टिस जैसे अभी आपने दी है कि भाई आपके विषय में हम आगे बोलने वाले हैं, जो शायद आपने नहीं लिखा कि हम टेलीकास्ट करने वाले हैं, आप अपने उत्तर दीजिए। उनको बताया मैंने। उनको अगर बताया उनको है बताया, तो उनको बहुत अच्छी बताया। बात है, यानी आपने हाँ, नेचुरल जस्टिस, बताया आपने एक मैंने। नेचुरल तभी मैंने जस्टिस कहा कि हमने चैनल वन पूरे 6 नंबर किस्तों में उनको 73 सवाल लिखे, तो- तो हमने ये कहा कि अगर आप हाँ, नहीं जवाब नहीं, देंगे वो ठीक तो है, हम मजबूर हम मजबूर हैं कि हम एक्स पार्टी जी, जी। बात करेंगे। टेलीकास्ट तो लेकिन इसके बावजूद भी जब वो कहेंगे कि ये कॉन्कॉक्टेड है, जी। तो वो एक नेचुरल जस्टिस उनको मिलेगा और उसको वो एग्जामिन कराने के लिए वो रखते हैं क्षमता कि वो जो भी उसको काम नहीं, करने तो फिर वाले। उन्होंने हमारे जवाब के नहीं सवालों का जवाब दिया। नहीं, वो तो क्योंकि ठीक हमने है, वेट किया। नहीं, वो आपकी आपके जिम्मेवारी थी जब हमने कहा कि हमारे पास ये सीडी है, इसमें आपके कंपनी और उसके अधिकारी और उसके एम्प्लॉय ये धमकी दे रहे हैं जुडिशरी को, प्रशासन को, सरकार को, पॉलिटिशियन को, तो इस पे ये सवाल बनता है कि इनके मीडिया का इस्तेमाल आप अपने चिटफंड कंपनी की कमियों को दबाने के लिए कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, धमका रहे हैं, लिहाजा आप इस सर्टेन टाइम में मुझे जवाब दीजिए। लगातार हमने 6 किस्तों में 73 सवाल दिए। यही बात जो और- मनोज जी ने कही है, मनोज जी ने वो जो नहीं बात चाहते कही कि है आप कि अगर जज बन कोई जाओ काउंसिल उसमें, आपके बिल्कुल। पास है, अगर आपके पास कोई काउंसिल है और आपकी प्रैक्टिस उस काउंसिल के जो जी, नॉर्म्स जी। हैं उनके अगेंस्ट जा रही है, तो सबसे पहले तो वो काउंसिल आपसे सवाल जी, करेगी। जी। चलिए चर्चा को जारी रखेंगे, अगर रुकेंगे कोर्ट छोटे से में ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे मीडिया वाला गुंडा और क्या कारनामे दिखाता है। नाम साईं का, काम फरेब और जालसाजी का। साईं प्रसाद करता है फरेब का धंधा, सेबी के आदेशों की नहीं करता है कोई परवाह। अदालत के आदेश पर हुई है साईं प्रसाद की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के ठाणे में एफआईआर नंबर है 62/06/04/2014। साईं प्रसाद की 2 कंपनियों और 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है जालसाजी और निवेशकों से अवैध तरीके से धन उगाही का मामला। आरोपी नंबर 1 साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड। आरोपी नंबर 2 साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड। आरोपी नंबर 3 कंपनी का चेयरमैन बाला साहब भापकर। आरोपी नंबर 4 साईं प्रसाद की पत्नी और कंपनी की डायरेक्टर वंदना भापकर। आरोपी नंबर 5 साईं प्रसाद का बेटा और कंपनी का डायरेक्टर शशांक भापकर। साईं के धंधे में शामिल है उसका बेटा और उसकी पत्नी। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से। मीडिया वाला गुंडा, लगातार चर्चा हमारी जारी है। हम आखिर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, इनकी वजह क्या है। हिंदुस्तान की आवाम इनका जवाब मांगती है। अगर बात की जाए इन तमाम आरोपों की तो उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। हमने ये कोशिश की कि हमें जवाब मिले, लेकिन जवाब नहीं मिले और इन्हीं जवाबों के न मिलने के बाद में हमें मजबूरन इस प्रोग्राम को जनता के समक्ष रखना पड़ा। हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर
हमारे अंदर भी कितनी गंदगी समाई हुई है। हम तमाम लोग जो एक सभ्य समाज की रचना करने की उम्मीद रखते हैं, वहां पर गंदगी का पूरा पहरा जो है वो पसरा हुआ है। राजीव रंजन नाग जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले न्यूज एक्सप्रेस ने ऑपरेशन मीडिया करके एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। उसके बदले में हमने उनसे आज तक 1 अप्रैल से लेकर आज तक उनसे तमाम सवाल पूछे। एक सवाल का कभी जवाब उनका अभी तक आया नहीं हमारे पास। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो न्यूज एक्सप्रेस का जो एक ऑपरेशन मीडिया था, उसने जो भी फैक्ट्स उसने दिखाए, अगर वो असलियत में हैं उनके पास मौजूद तो हमें भेजें। अदरवाइज हमने जो सवाल उनको भेजे हैं उनका जवाब आज तक नहीं आया उनका। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मंशा है उसकी न्यूज एक्सप्रेस की, इस तरीके का जो ऑपरेशन मीडिया और तमाम तरीके के स्टिंग ऑपरेशन वो चलाता रहता है। खुद कितने गर्त में, खुद के हाथ कितने काले हैं, इस पे उसकी नजर नहीं है। देखिए, लिमिटेड समय में जवाब लेना चाहूंगा, वक्त थोड़ा सा बहुत कम है। तमाम मेहमानों से मैं बहुत गुजारिश करना चाहता हूं कि थोड़ा सा मिले, अपने फाइनल कमेंट्स दे। जी, लास्ट वीक न्यूज एक्सप्रेस ने हम चैनल 1 के खिलाफ कुछ स्टिंग चलाया, कुछ सीडी चलाया। उसने अपने पत्रकारिता दायित्व का निर्वाह नहीं किया, क्योंकि उसने हमसे, हमारी तरह उसने हमसे सवाल नहीं पूछे कि हम ये दिखाने जा रहे हैं। वो एक तरफा था और 6 महीने पुराना था, और उसमें जो पूरा जो डिस्कशन था वो कंटेंट बेस्ड नहीं था। वो उन्होंने एक इशू रखा और उस पर डिस्कशन कराया। तो निश्चित तौर पे उनका जो स्टिंग था वो एक तरफा था, फर्जी था, और वो शायद लगता है कि वो एक मनगढ़ंत तरीके से उन्होंने पूरे सीडी को अपने पक्ष में दिखाने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक उनकी तरफ से कोई फैक्ट हमारे पास आया नहीं। वो उसे हमने खारिज किया, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा पक्ष नहीं जानने की कोशिश की। तो वो एक तरफा था, जो हमने वैसा अपराध नहीं किया। हमने बजाबता 6 किस्तों में 73 सवाल पूछे, और हमने कहा कि आपके सवाल और जवाब का वेट करेंगे। लिहाजा उसके बाद जब जवाब नहीं आया एक समय के अंदर, तो फिर हम इसको दिखाने के लिए जनता के व्यापक हित में मजबूर हुए। वो तो एक स्टिंग ऑपरेशन था, ये तो उनकी तमाम खुद से स्वीकार की गई एक डिस्कशन है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके गुर्गे कहें बिल्कुल या कारिंदे कहें, प्रशंसा लूटने के लिए, वाई लूटने के लिए अपने मुंह से बखान कर रहे हैं अपने गलत कार्यों का। डॉक्टर चौबे, आपसे भी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। ऐसे जो संस्थान है देश की मासूम जनता को बचाने के लिए, कोई शॉर्ट में बताइए किस तरीके की होशियारी बरतनी चाहिए देश की जनता को, मासूम जनता को? नहीं, देश की जनता सीधे तो कुछ इस पर कार्यवाही नहीं कर सकती, वो तो स्टेट के माध्यम से ही कर सकती है। और स्टेट मतलब काउंसिल के जो दायरे हैं वो बढ़ने चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जिसमें नेचुरल जस्टिस, जैसे आपने कहा कि भाई आप कोई चीज़ दिखाएंगे तो अगर आप दिखाएं अपने दोस्त के खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन उससे पूछ करके दिखाएं कि भैया हमारे सामने ये मटेरियल है और इस मटेरियल को आप सामने लेकर। नहीं, आपने किया। मेरे कहने का कि अगर ये हम दायरा आपने अपने ओन पर किया, पर एक सिस्टम होना चाहिए जिसके कि मनोज जी ने जिक्र किया। इसलिए हमने वो सिस्टम ये कहे कि भाई आप अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उससे आरोप जिस पर लगा है उससे पूछिए। नहीं, डॉक्टर चौबे, ये सीडी मेरे पास बहुत पहले आ गया था। हमने उसमें आपने तो लिया, हमने डिस्कशन उन्होंने लिया, एडिटोरियल में हमने चर्चा की, और हमारा जो मैनेजमेंट था वो इस पक्ष में नहीं था कि हम इसको दिखाएं, क्योंकि सवाल ये उठा कि उनका पक्ष भी लिया जाए। तो हमने 6 किस्तों में 73 सवाल पूछे। नहीं, पर मेरा कहना है कि उन्होंने नहीं पूछा था, तो आखिर अगर उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था तो उनका भी फर्ज बनता था कि वो आपसे पूछते। मैं इशारा कर रहा हूँ। दूसरी बात, लेकिन इनसे मुझे जो एक पॉजिटिव चीज निकल रही है, जो ये इंटरसेनाइन वॉर है, इससे अभी जो विष निकल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसे हम ये कहेंगे कि अमृत निकलेगा। माफी चाहता हूं डॉक्टर चौबे, ये कोई इंटरनल वॉर नहीं है। नहीं, ये आम जनता का सवाल है। नहीं, इंटरसेनाइन मासूम जनता का सवाल है। सवाल नहीं, मैंने वो बात नहीं कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां ऐसे अपराध नहीं मतलब जब इस तरह की दो चीजें उभर करके आ रही हैं, तो इससे एक बात जो मैं निकल रही, जो आगे निकलेगा, वो ये कि कोई एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो इस बात का ध्यान रखेगी कानूनी दायरे में, कानून के सर्टेन एथिक्स जो मतलब अदरवाइज सवाल उठाया जाए कानूनी दायरे में, तब चेतेंगे। वो मैं बात इशारा कर रहा हूं। डॉक्टर चौबे, थोड़ा सा वक्त ही मेरे पास कमी है। वर्मा साहब, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा बहुत कम अल्फाजों में। आखिर ये पूरा स्टिंग, जो एक तरह से मैं स्टिंग नहीं कहूंगा, माफ कीजिएगा, पूरा प्रोसेस और पूरा प्रोग्राम बाकायदे हमने सबूतों के साथ और उनसे प्रतिक्रिया के जवाब की उम्मीद के साथ में जो दिखाया है, इसके बारे में आपका फाइनल कमेंट? देखिए, चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद ग्रुप का जो कारनामा सामने आया है, ये 100 मोटिव केस लेते हुए एक केस स्टडी बनना चाहिए।
और ये केस स्टडी मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि चिटफंड कंपनियां किस तरह मीडिया का इस्तेमाल अपने गोरख धंधों को छुपाने के लिए कर रही हैं, किस तरह सरकारी तंत्र को मैनेज करने के लिए कर रही हैं, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और ये बेहतरीन केस स्टडी बन सकता है। जो मनोज जी कह रहे थे, मनोज जी, उसी को आधार बनाकर ये जो पूरा ग्रुप है साईं प्रसाद ग्रुप, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़कर पूछताछ होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। नहीं, निलय ने भी कहा कि अगर कोई इस पर मुकदमा करना चाहता है तो शायद कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर सकता है। डॉक्टर निलॉय, एक लास्ट कमेंट आपकी ओर से हम चाहेंगे। बस हम अपनी जानकारी के लिए, देश की जनता की जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि इस तरीके के जो ब्लैकमेलिंग के धंधे और गुंडागर्दी के धंधे और जो इस तरीके से मैनेज करने की बात जो कर रहा है, अगर ऐसी कोई संस्था है या कोई एक प्रति व्यक्ति है, उसके खिलाफ किस तरीके की सजा का प्रावधान है? मैं बिल्कुल लीगल पॉइंट पे ही कन्फाइंड रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो वीडियो आपने दिखाया, इससे इन्होंने अपना गिल्ट कबूल किया है और इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो बहुत गलत मैसेज जाएगा कंट्री में कि एवरीवन इज परचेजेबल, ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं इनके ऊपर, तो समाज में गलत संदेश बिल्कुल जा रहा है इसके अंदर, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी जो भी, अब तो अपने नेशनल टेलीकास्ट पे इसको कर दिया है, तो कोई भी आदमी जो इसको देखा है, कोई भी कंप्लेनेंट बन करके कंप्लेन कर सकता है बिल्कुल कोर्ट में जाकर के, और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये होगा, वहां से उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उनको पूरा मौका मिलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। मनोज जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्या होनी चाहिए कार्यवाही कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो आरोप और प्रत्यारोप दो मीडिया हाउस के हैं, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा कि किसकी ऑब्जेक्टिविटी और कौन से किस अपराध बीच में मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। एक बार आप मेरी बात जरा सुन लीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है। एज ए, अगर मैं आपकी एक बात करूं, जिस तरह से आप पत्रकारिता करते हैं और एक पूरा युवा एक संगठन चलाते हैं, मैं छोटी सी एक बात पहले मेरी सुन लीजिए। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, पूरा सीन देखने के बाद में तमाम वीडियोस जो उनकी तरफ से आई है, उसके बाद में आपका देखिए, पूरा सीन मेरे लिए एक तरह से नया नहीं है। ये हर मीडिया हाउस की यही कहानी है। आम जनता के दृष्टिकोण से आपका क्या जवाब होगा? देश का जो पॉलिटिकल एक आम जनता के दृष्टिकोण से जवाब दे लीजिए हमें। आप हमारे मुंह से अपने मन की जवाब नहीं बुलवा सकते। आप सुनिए, देखिए, आप पॉलिटिकल सिस्टम की तहकीकात करेंगे तो वहां भी एक से एक जो है चीजें जो है रिवील हो सकती हैं। जुडिशियल सिस्टम में क्या करप्शन नहीं है? ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं है? तो मीडिया में ये जो करप्शन है, हमारा जो चिंता है कि इसका समाधान कैसे निकले, इन चीजों को कोई वायलेट न करे और जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में और समाज के हित में जो है एक बड़ा फैसला लिया जाए और एक बड़ा रिफॉर्म लाया जाए। क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा पिलर है, इसलिए मीडिया का शुद्ध होना और सिस्टम के शुद्ध होने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा डिस्कशन इस पॉइंट पे हो सकता है। फिर किसी दिन हम बैठेंगे इस पूरी चर्चा पे, इसको पूरे तफसील से बात करेंगे। राजीव रंजन नाथ जी और मनोहर जी और डॉक्टर निलॉय जी और डॉक्टर चौबे जी और हमारे एक साथ एक और गेस्ट मौजूद है, मनोज वर्मा जी। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मेरे सहयोगी आरिफ आपसे कुछ कहना चाहते हैं, देश की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बस एक मैसेज मैं हिंदुस्तान की आवाम को देना चाहता हूं कि ये हमारा कोई इंटरनल वॉर नहीं है, जैसे कि डिस्कशन में कई बार ये मुद्दा आया। सिर्फ हमने एक साफ सुथरे आईने की तरह हिंदुस्तान की आवाम को वो आईना दिखाने की कोशिश की है कि ये किस तरह से उन्हीं के कैमरे में कैद होकर उन्हीं की तस्वीरें जनता के समक्ष आई हैं। और सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि इस तरह से चिटफंडियों से आप बच के रहें। और अगर कोई जनता के सामने मीडिया की आड़ में, माइक की आड़ में इस तरह की दुकान चलाता है तो आप उसकी दुकान को कतई भी न चलने दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और अपनी आजादी खुद आपके हाथ में होती है, आप किसी के समक्ष नहीं है। यहीं पर हम एक आपसे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप वापस लौट के आपसे थोड़ी सी चंद बातें और करनी है। अब जाइएगा मत, देखते रहिए चैनल 1। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम पैनल हमारे साथ में मौजूद था। हमने चर्चा की आखिर मीडिया वाला गुंडा किस तरह से अपने आप को इस मीडिया का सरताज बनाने की कोशिश कर रहा है, देश और समाज पर राज करने की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री से लेके तमाम उस प्रशासन के आला अधिकारियों से की बात कर रहा है कि उनके जेब में है। इसी पर हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा था और अभी डिस्कशन हमारा जारी है। हालांकि पैनल हमारा जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य अभी मौजूद हैं
जो हम आपके सामने दिखाएंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। आपने देखे होंगे, गुंडे देखे होंगे, खूंखार बदमाश देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको ऐसे गुंडों के बारे में जो बता रहे थे, जो बंदूक से नहीं बल्कि माइक से लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, बड़ी पहुंच बताते हैं और सीएम से लेकर डीएम सबको अपनी जेब में रखने की दाद देते हैं और बताते हैं कि मीडिया की दौलत अवैध रूप से जो कमाई गई उन्होंने उसको कैसे इन सबको मैनेज करने में खर्च करते हैं। ऐसे अनेकों अवैध धंधे इनका, एक नहीं दो नहीं। आइए आपको दिखाते हैं इस जालसाजों के बारे में एक बार फिर से, जरा देखिए, जरा नजर डालिए अपनी। देश भर में जालसाजी और दिल्ली में मीडिया की दुकान चलाने वाले साईं प्रसाद एंड कंपनी ने दिल्ली से दूर गोवा को मीटिंग के लिए अपना ठिकाना चुना। बंद कमरे में अपने सिपह सालारों के साथ भापकर एंड सन्स ने उस मीटिंग को उड़ान नाम दिया। चार दीवारी के भीतर सारे सिपह सालार दुम हिलाते हुए अपनी काली करतूतों का खुलासा करते रहे। सिपह सालार मालिक के सामने अपने काले कारनामों का ऐसा बखान कर रहे थे जैसे कि देश के लिए कोई तीर मारा हो। सभी अपनी शेखी बघार रहे थे। उन्हीं सिपह सालारों में एक हैं प्रसून शुक्ला, जो अपने कानूनी दांवपेच और बड़ी सेटिंग करने में माहिर हैं। प्रसून जी ने मालिक को खुश करने के लिए अपनों से भरी मीटिंग में वो सब राज खोल दिए जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रसून शुक्ला ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। ऊपर के लेवल पे बात हो गई है, इस बात को कहीं इस कमरे से बाहर मत ले जाइएगा। शुक्ला जी हर चतुराई में तो कामयाब रहे। उन्हें मालिक के सामने टीआरपी भी मिल गई, लेकिन जिससे वो बचना चाहते थे वही हो गया। बात कैमरे के जरिए कमरे से बाहर आ गई। लेकिन शुक्ला ने यह नहीं बताया कि आखिर कितने में मैनेज किया था। कौन था वो शख्स जिसके ईमान को साईं प्रसाद के गुर्गों ने पैसे की बदौलत खरीद लिया था। जनता जानना चाहती है उस गद्दार का नाम। दरअसल केस इतना पेचीदा था, आरोप इतने संगीन थे, जिसके लिए शुक्ला को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। इस डायरी में जो लिखा है वो गलत है। ये सारी चीजें होने के बाद भी मैंने कहा कि आप लोगों की चिंता मत करिए, वो हो जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा। प्रसून शुक्ला जैसे माहिर खिलाड़ी जो बाला साहब भापकर के साथ मौजूद थे। साथ ही काली करतूतों को छिपाने के लिए जनता से ठगकर इकट्ठा किया गया भापकर का बेशुमार पैसा। तब तो बचने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा दिया। इस मैनेजमेंट का दबाव था, किसी भी कीमत पे कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसको तुरंत बाहर निकालो। पैसे अंधाधुंध बांटे गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सही तरीके से केस को परसू नहीं किया गया था। प्रसून जी का दावा है कि केस को सुलझाना सबके बस की बात नहीं थी। काली करतूतों को छुपाना आसान नहीं होता, तभी तो शुक्ला जी को ये केस दिया गया। इसलिए तो ये कंपनी के सबसे चहेते भी हैं। मुझे कमान दी गई, जब साहब के सामने 2 बार बात हुई थी। मैंने बोला था कि अगर कानपुर वाले मामले को सस्ती नहीं टेकल किया गया तो ऐसा ना हो जाए मंत्रालय की जगह ये जिले स्तर पे दिक्कत आने शुरू हो जाए। जिसका डर था, अंदेशा था, वही हुआ भी। हालांकि इस कंपनी में कुछ एक आध जमीर वाले शख्स भी काम करते थे, लेकिन कंपनी का सीधा फंडा है कि वो जिसे काम पर रखते हैं उन्हें उनकी काली करतूतों पर पर्दा डालने का मादा होना चाहिए। तभी तो अपने एक कर्मचारी को इस गंदे खेल में हिस्सा नहीं लेने की वजह से भरी मीटिंग में दंडित करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को संभालने के लिए वहाँ के ब्यूरो चीफ राजकुमार जी का नाम था। उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की, उन्होंने मदद नहीं की। कर सकते थे, इच्छा नहीं थी। इच्छा क्यों नहीं थी? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। एक तरीके से मोह तंत्र में फंसे थे। मुझे क्या मतलब है? ऐसे लोगों को सर दंडित करना जरूरी है। हाँ भाई, भापकर एंड कंपनी में काम करना है तो उनकी काली करतूतों को छिपाने के लिए प्रसून शुक्ला जैसा काम करना होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। सबसे अहम बात जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हमारे न्याय प्रणाली में ऐसे भी लोग हैं जो बिकते हैं और भापकर जैसे लोग उसे खरीद लेते हैं? पैसों के बल पर केस की तारीख से लेकर फैसला तक बदलवा लेते हैं। प्रसून शुक्ला ने जज को भी मैनेज कर लिया था। सेटिंग हो गई थी।
केस की तारीख बदलवा ली, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी भनक बार काउंसिल को लग गई। काफी हो हल्ला हो गया। जज को केस की सुनवाई की तारीख को कैंसिल करना पड़ा। 22 मई के बाद जब पहले सुनवाई की बात हुई, कुछ कोशिशों से ऊपर के लेवल से कोशिश करके मैनेज किया गया किसी तरीके से, तो बार काउंसिल में हल्ला मचाया गया, जिसको सबको बताया गया था कि उसने कहा कि पैसे लेके पहले सुनवाई हो रही है। 600 केस होली के समय में पेंडिंग है, वो पहले कैसे सुनवाई हो सकती है? जिस जज साहब के यहाँ सुनवाई थी उन्होंने कैंसिल कर दिया। पहले से पेंडिंग था तो इस केस की सुनवाई पहले से कैसे हो सकती है? जिस जज के यहाँ सुनवाई थी उन्होंने कैंसिल कर दिया। सवाल यहाँ भी वही है, शुक्ला जी कौन थे वो जज जिसे आपने मैनेज कर लिया था? किसने बदल दी थी केस की तारीख? कौन है आपके फेवर का जज? प्रसून शुक्ला की पहुंच इतनी ही नहीं थी। ये न केवल काले कोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, बल्कि खाकी को वश में करने की भी कुव्वत रखते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए शुक्ला जी की शेखी। मेरे आने से पहले पुलिस ने तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट की। एक FIR हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीसरे के बाद तो सब चौथा नहीं हुआ। पुलिस JP यादव जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आने के बाद क्या पुलिस ने कभी किसी को और को अरेस्ट किया, किसी को परेशान किया? गजेंद्र जी आपने कहा था कि क्या पुलिस आई थी? SSP क्या आप बैठे थे? आप भी SSP क्या शिशुपाल जी बैठे थे? इन लोगों के बेखौफ गुंडागर्दी करने के पीछे की ताकत क्या है वो तो आप जान ही गए। मीडिया को ये अपना सबसे ताकतवर असलहा मानते हैं। मीडिया के कारण एक बड़ा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, मिल रहा है नहीं? बड़े बड़े अधिकारियों को कैमरे का खौफ दिखाकर रौब जमाने वाले भापकर एंड सन्स ये भूल गए उनके इस कार्यक्रम को भी कैमरे ने कैद कर लिया। कमरा बंद जरूर था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कैमरा ऑन है। लंबी जद्दोजहद के बाद ये वीडियो वहां से निकलवाया गया ताकि साईं प्रसाद के काले कारनामों को आप तक पहुंचाया जा सके। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चैनल 1 न्यूज। बड़ी शर्म महसूस होती है नाम साईं बाबा का और काम एक राक्षस का। किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कानून जैसी जो एक सर्वसम्मानित संस्था है उसको ये खरीद लेते हैं, उसका ये सौदा कर लेते हैं। चाहे वो जज हो, चाहे वो SSP हो, सबको अपने घर का एक इस तरीके का मतलब समझते हैं जैसे जब चाहे तब खरीद लेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आया बिल्कुल। और देश की जनता को किस तरीके से ठगते हैं ये लोग, और उससे जो कमाई होती है उसको ऐसे लुटाया जाता है सिर्फ अपना वजूद बचाए रखने के लिए। वाकई में हैरान करने वाला है। और हम आपको इतना और बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया है, हमने उनसे एक नहीं, दो नहीं, 73 सवालों से ज्यादा की एक फेहरिस्त उनको भेजी है और समय समय पे भेजते रहे हैं। आज तक एक सवाल का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके पहले उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन मीडिया चलाकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश करी, अपना एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करी, और तमाम दुनिया का जो भी हिंदुस्तान का जो मीडिया है, महकमा है, जो मीडिया एक संस्थान है, उसके नामी गिरामी जो चैनल्स उनको बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन उन्होंने खुद अपने गिरेबान में झांकर नहीं देखा कि हमारे हाथ कहां तक काले हैं और हम कहां तक हैं। वाकई में अफसोसजनक रवैया न्यूज एक्सप्रेस का और साईं प्रसाद कम्युनिकेशन का। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है ये। आखिर हिंदुस्तान की आवाम के सामने इस तरह की चीजें अब देखने को मिल रही हैं कि जिस पर वो भरोसा करते हैं, जिसको अपने भरोसे के काबिल समझा जाता है, आंख बंद कर कर ये माना जाता है कि मीडिया एक ऐसा संस्थान है जो किसी भी पक्षपात के बिना सदैव जनता के साथ चलती है, सही खबरों को जनता के समक्ष रखती है, हिंदुस्तान के तमाम शहरों से सही सही चीजें लाकर जनता को दिखाती है। लेकिन ऐसे ही एक चैनल न्यूज एक्सप्रेस और उसके आकाओं ने इस पूरे के पूरे मीडिया नाम के एक पूरा जो तगमा है उस पर बदनुमा दाग लगा दिया है। और यह सोचनीय विषय है कि आखिर मीडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी जिसको ताकत दी गई है, वो इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हैं। हमने सवालों की फहरिस्त भी दी, जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए।
हम अपने लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम का हक है, हिंदुस्तान की आवाम को ये राइट्स हैं कि वो आजाद रह सकें, और अपनी आजादी का अगर उन पे हनन किया जाता है, अगर उनको मारने की धमकी दी जाती है, अगर उन्हें ब्लैकमेलिंग की जाती है, तो उनके पास ये भी अधिकार है कि वो उस शख्स के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ, उस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ या फिर किसी भी सरकारी महकमे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जो राइट टू स्पीच वाला जो एक राइट मिला हुआ है जनता की आवाम को, उसका फायदा जनता को उठाना चाहिए। बड़ी हैरानी होती है कि एक स्ट्रिंगर जिसको खबर कलेक्ट करने के लिए, खबरें इकट्ठी करके चैनल को भेजने के लिए रखा जाता है, उससे न्यूज एक्सप्रेस जैसा एक चैनल दादागिरी, गुंडागिरी कराने का काम लेता है। वाकई में अफसोसजनक हरकत, अफसोसजनक काम और हैरान कर देने वाले कारनामे न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस ने किए। बेखौफ होकर शासन प्रशासन को अपनी जेब में रखने का दावा करता है ये चैनल। सच में ये बात सोचने वाली है। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे और आपको बताएंगे आखिर असलियत है क्या न्यूज एक्सप्रेस की और साई प्रसाद कम्युनिकेशन की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मीडिया वाला गुंडा आखिर किसने मीडिया की साख को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत की है, और हिमाकत भी की तो बड़ा सीना चौड़ा करके। ना सिर्फ मीडिया को नुकसान पहुंचाने की, बल्कि शासन और प्रशासन को जेब में रखने का दावा करके शासन और प्रशासन की जो आम जनता की नजर में अहमियत है, जो इज्जत है, उस पर भी एक बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की है। ये बताना चाहते हैं कि शासन और प्रशासन कितना सस्ता है, कैसे एक मीडिया संस्थान उस पर काबिज हो सकता है। वाकई में एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली और शर्मसार करने वाली घटना। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर न्यूज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ का जो कारनामे हैं वो किस तरह से शर्मनाक हैं और हैरान करने वाला है उनका इन तमाम कारनामों का कबूलनामा। ये तस्वीरें गोवा की उस मीटिंग की हैं जिसे साईं प्रसाद ग्रुप के चेयरमैन ने अपने विश्वस्त कर्मचारियों के लिए बुलाया है। नाम है उड़ान। देखने में तो ये आम कॉर्पोरेट मीटिंग की तरह लग रही है, लेकिन ये वो मीटिंग नहीं है जैसी दिख रही है। ये मीटिंग है जालसाजों की, जिसमें चर्चा नहीं बल्कि बखान हो रहा है अपनी काली करतूतों का, वो भी अपने मुंह से। सभी अपने काले कारनामे मंच पर आकर चिल्लाकर बताते हैं। काली करतूतों की बखान थोड़ी देर में सुनाएंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं अपने को पत्रकार कहने वाले एक बड़े चाटुकार को, जिन्होंने चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ दी। इस शख्स का नाम है SP त्रिपाठी। अपने लगभग 30 साल की पत्रकारिता में बहुत कंपनियों में काम किया, लेकिन मुझे जो प्रसन्नता की अनुभूति यहाँ हो रही है वो इसके पहले करेंगे। चेयरमैन के साथ अगर बात करें MD साहब, तो साईं प्रसाद ही नहीं, प्रदेश, देश, बल्कि उसके बाहर भी अगर युवाओं के लिए कोई प्रतिमूर्ति हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है। तो सुना आपने, सच कहूं तो शर्म आती है ऐसे पत्रकारों से, घिन आती है ऐसे चाटुकारों से। क्या यही पत्रकारिता है जो एक जालसाज का, एक फरेब का, एक ब्लैकमेलर के तलवे चाट रहा है? मानो वो मालिक नहीं कलयुगी कुदरत हो। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि आगे बढ़ने की होड़ में
पैसों के लालच में इंसान जमीर बेचने से भी गुरेज नहीं करता। त्रिपाठी जी की इच्छा है कि वो रिटायरमेंट तक इसी कंपनी में काम करते रहें। कंपनी का विश्वास बना रहे, इसलिए कंपनी के इलीगल कामों को पूरी तल्लीनता से अंजाम देते हैं। रिपोर्टर्स के नाम पर ऐसे गुंडों को पाल रखा है जो मारपीट के लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। मेरी अंतिम समय तक ये इच्छा है कि मैं मैनेजमेंट का विश्वास जिस तरह से अभी तक कायम रखा हूँ वो कायम रखूँ। अब रही बात कृष्णा की टारगेट की, टारगेट तो आप लोगों के साथ है और आपके मिश्रा जी और वर्मा जी का टारगेट अचीव करने में कोई बाधा ना आए, ये मेरा टारगेट है। और हर समय तलवार, सर मिश्रा जी का फोन आ जाता है रात में 1 बजे, क्या हुआ? अरे दादा एक प्रॉब्लम हो गई रीवा में, क्या हुआ? बोले 2 एजेंट आपस में लड़ गए हैं, एक रिपोर्ट लिखाने जा रहा है, देखिए वो रिपोर्ट न लिखा पाए। हमने कहा साहब वो 2 एजेंटों को मनाए ना पहले रिपोर्ट। हमने कहा वो रिपोर्ट तो कंपनी के खिलाफ। अरे बोले कंपनी के आदमी है ना, उनको किसी तरह छुड़ाना है। अब रात में 2 बजे हम दोनों फोन लगा के उसको उठा रहे हैं वहां के स्टिंगर को, भैया तू वहां थाने के बाहर खड़ा रहना। दोनों आए, दोनों को मार के भगाना, मारना जरूर दोनों। इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स आती जरूर हैं, लेकिन त्रिपाठी जी के रहते साईं ग्रुप का बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। जहां नोट से हो वहां नोट से, नहीं तो चोट से। सारे हथकंडों को अपनाने में माहिर हैं। एसपी त्रिपाठी का कहना है कि कानपुर केस में कंपनी के लोग सलाखों के पीछे गए। मालिक पर आंच आई, उसके पीछे कमजोर स्ट्रिंगर का होना था। मजबूत होता, मारपीट करने वाला होता तो ऐसा नहीं होता। कानपुर की संभवतः घटना नहीं होती अगर वहां का स्टिंगर और मैनेजर आपस में सामंजस्य रखते। मैं विश्वास से कहता हूँ और समय पे दोनों के, तो वो स्टिंगर इतना तो कर सकता था कि पुलिस आ रही है आप दाएं बाएं हो जाओ, नहीं होता। पांडे साहब ने कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया ऐसे व्यक्ति को इस संस्थान में अगर वो सही है तो रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा एसपी त्रिपाठी जी आपने। साईं प्रसाद कंपनी में वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो काले धंधों पर सफेद चादर न डाल सके। ये तो त्रिपाठी जी ही कर सकते हैं। जब कंपनी के इलीगल धंधों पर आंच आती है तो वो उसको मूंछ का सवाल बना लेते हैं। एसपी पर धौंस जमाने के लिए सीधे डीजीपी के पास जाते हैं। फोन उठाया, मैंने कहा भाई साहब मैं अभी मिलना चाह रहा हूँ, आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, बोलना है आपको। उन्होंने बोला, आईजी को बोला, बाबा की कृपा है मेरी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सील करके जाऊंगा, आपको ले जाने की बात कर रहे थे, बोले अभी सील करूंगा, हटो यहाँ से। इतना ही नहीं, आगे की इनकी तैयारी है कि वो ऐसे और भी गैंग बनाएंगे जो इनके काले कारोबार को फलने फूलने में इनकी मदद करे। सागर और इस तरह 6-7 में ब्यूरो बनाऊंगा जहाँ का वो खुद। सर मैं आपका इस बात पे समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि 29 अगस्त 2012 मैं ग्वालियर में उस समय पदस्थ था। तो वहाँ के 2 थे, एक हम पतन की तरफ से, एक न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से। उस दिन मेरा पसीना तक छूट गया था। वहाँ हमारे साथ घबरा के बैठे हुए मैनेजर ये भी वही थे। बहुत बुरी तरीके से पसीना छूट गया था जब हमारे सामने 25 से 30 होमगार्ड और 3 एसडीएम, एक विरसा मुखर्जी है, ग्वालियर का पूरा मैटर देखते हैं। उस समय कम से कम 50 मीडिया वाले मौजूद थे। सिर्फ 2 बंदे जिन्होंने पूरे मीडिया को लड़ा था, एक नवीन नायक जी, एक हमवतन की तरफ से गुप्ता जी है, जिन्होंने कंपनी का इतना फेस किया था कि मीडिया वाले पसीना डाल के नीचे उतर गए। तो स्टिंगर सबसे ज्यादा त्रिपाठी को अपने संबंधों पर भी बड़ा गुरूर है। ये अपने चैनल के विरुद्ध किसी चैनल पर खबर नहीं चलने देते। ये बात वो खुद मालिक के सामने बता रहे हैं ताकि इनकी पहुंच, इनकी धाक से मालिक प्रभावित हों, क्योंकि उन्हें पता है कि साईं प्रसाद ऐसे लोगों को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, क्योंकि इनकी पकड़ न केवल डीएम तक और डीजीपी तक है बल्कि सीएम को भी अपने फेवर में लेकर चलते हैं। संबंध हमारे थे, 5 मिनट में रुकी थी ब्रेकिंग, साधना में सहारा वाला चलाने लगा। सहारा वाला जो वहाँ है वो हमसे नौकरी न्यूज एक्सप्रेस में मांगने के लिए आ रहा है। उसको मैंने नौकरी, हमने कहा यार बॉस, बोले सर पूरा मीडिया है, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं नहीं चलाऊंगा। साधना वाला जहाँ छोड़ के गया था वो घुसा पड़ा है। बाद में उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे नवीन नायक को मैं लगातार हर 2 मिनट में अब क्या हुआ, बोले एसडीएम चला गया। हमने कहा अब क्या हुआ, हमने कहा जरूरत पड़े तो मैं ऊपर से सीएम हाउस से फोन कराता हूँ। बोले नहीं सर मैं अभी बता दूं। अंततः बाबा की कृपा साल हुआ, उससे बोलता है कुछ पैसा दिलवा दो। उसने हमें फोन किया, मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दूसरे नंबर से फोन किया, उसने उठाया, हेलो। हमने कहा तुम्हारी इतनी बड़ी औकात हो गई कि न्यूज एक्सप्रेस से पैसे मांग रहे हो? नहीं सर मैंने तो बोले नहीं। हमने कहा देखो यही है हम भी तुम भी, कभी तुम मेरे पास नौकरी मांगने आओगे। आज वो दिन उस साधना वाले के लिए आ गया है, उसका रिज्यूम मेरे पास आ चुका है कि चैनल आ रहा है।
अब इतना इलीगल धंधा होगा तो कंपनी को इसके लिए फंड भी बढ़ाने होंगे। एसपी त्रिपाठी ने भरी मीटिंग में इस फंड को बढ़ाने की भी नसीहत दे डाली ताकि पैसों की बदौलत संगीन मामलों को भी दबाया जा सके। बात वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए, बात वहीं पे दफन हो जाए। बाद में कभी ऐसे मौके मिलेंगे जब हम गिना देंगे, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है किसी को। वहीं पे आरएम जेडएम उन्हीं के पास तक निपट जाए ना। यहां बात तब आए जब मुझे लगे कि मेरे संबंधों से काम नहीं हो पा रहा है, तब कहीं जाके लीगल का फंड बढ़ाने की जरूरत है। जो लीगल का फंड सर ने बताया कि ऐसे सारे मामले लीगल के फंड में डल जाते हैं, तब जाके लीगल के फंड बढ़ाने की जरूरत है। और जब लीगल का फंड बढ़े तो समय एक पारदर्शिता हो, एक आपका मीडिया वाला भी हो, एक आपका अधिकारी भी हो, एक आदमी हो सके, नहीं संभव है पूरा, तब जाके आपका फंड संभवतः और कम हो सकता है कि हाँ इस व्यक्ति को इतना दिया। वैसे तो माजरा आप समझ गए होंगे कि गोवा की ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है, लेकिन ये तो खुलासे की शुरुआत है। ये तो महज एक झलक है। हमारे पास ऐसे सीक्रेट्स जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हम एक एक करके सारी चीजें बेनकाब करेंगे, आपको हर उस दलाल से, चाटुकार से रूबरू करा देंगे ताकि आप इन जालसाजों से, धोखेबाजों से परहेज कर सकें। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक चिटफंड कंपनी ने इतने पैसे कैसे कमाए और काली कमाई के पैसों को बचाने के लिए मीडिया की आड़ क्यों लेनी पड़ी, क्यों खोलना पड़ा न्यूज चैनल। अब ये सिर्फ पैसे वाला नहीं बल्कि मीडिया वाला गुंडा बन गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चैनल वन न्यूज। बिल्कुल एक सोचनीय विषय है कि आखिर इस तरह की तमाम चीजें जनता के समक्ष आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। आखिर एक मीडिया वाला गुंडा पूरे प्रशासन को अपनी उंगली पर नचाने की अगर बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आखिर उसके अंदर इतनी हिमाकत कहां से आ गई, पावर किसने दे दी उसको। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो हम आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं। आपको सोचना है कि क्या किसी के पास में इतनी पावर है जो प्रशासन को हिला सके, क्या जनता के, आवाम के अधिकारों का हनन कोई कर सकता है, ये किसी के पास पावर है। ये तमाम चीजें आपके सोचने के लिए हैं। न्यूज एक्सप्रेस नाम का जो मीडिया वाला गुंडा है उसने हमारे एक भी सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया, लेकिन हमारे पास ये तो और कुछ नहीं, और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। आप बने रहिए चैनल वन के साथ। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।